मैजिकल ड्रैगन एक ऐसी गॉडेस को समन करने की कोशिश करता है जो खूबसूरत हो और जिसके पास हीलिंग पावर्स हो, लेकिन गॉडेस के बजाय किम ओजेन आ जाता है। कंफ्यूज्ड होकर उसे लगता है कि वो मर चुका है और वो अपनी पुरानी लाइफ याद करने लगता है। वेट स्कूल के वो मुश्किल साल, बार बार डांट खाना, फाइनली अपना वेटनरी लाइसेंस मिलना और फिर अबैंडन्ड पेट्स की केयर करते हुए 3 साल तक कम सैलरी में काम करना। बहुत स्ट्रगल के बाद हमारा हीरो एक छोटा क्लिनिक खोलता है, पर वो मुश्किल से ही चल पाता है। कस्टमर्स तो ना के बराबर हैं और उसके साइन बोर्ड की लाइट्स भी खराब हो चुकी हैं। एक रात जब ओजन अपने बेड पर लेटकर अपनी बुरी हालत और कर्जे के बारे में सोच रहा था, उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, हमारा लड़का अचानक खुद को एक केव में पाता है जहाँ चारों तरफ खजाना और एक चमकता हुआ समनिंग सर्कल था। उसे लगता है कि वो नरक में आ गया है और वो पूछता है कि उसे वहाँ क्यों लाया गया है। ड्रैगन बताता है कि उसने उसे अपने पेट का इलाज करने के लिए समन किया है। हमारे हीरो को लगा कि कोई डरावना मॉन्स्टर होगा, पर वो हैरान रह जाता है जब ड्रैगन अपने पंजे खोलता है और वहाँ एक छोटा कमजोर सा सोता हुआ फ्रूट बैट होता है जिसका नाम कैटलिस है। उस कमजोर और डिहाइड्रेटेड बैट को देखकर ओजन तुरंत प्रोफेशनल मोड में आ जाता है और उसका नाम, सिम्टम्स और ड्रैगन कब से उसकी देखभाल कर रहा है ये सब पूछता है। ड्रैगन गर्व से कहता है कि कैटलिस उसके पास 1 हफ्ते से है। जब से ड्रैगन्स के बीच पेट्स रखना पॉपुलर हुआ है, उन लोगों के लिए अपनी नफरत याद करते हुए जो बिना सोचे समझे पेट्स अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारा हीरो पूछता है कि क्या कैटलिस ठीक से खा रहा है। ड्रैगन कॉन्फिडेंटली जवाब देता है कि वो उसे ताज़ा जानवर का खून पिलाता है, ये सोचकर कि बैट का टेस्ट काफी रिफाइंड है। ये सुनकर ओजन अपना सर पकड़ लेता है। उसे समझ आ जाता है कि ये वही ओनर है जो उसे सबसे ज्यादा नापसंद है, जो अपने पेट्स के बारे में कुछ नहीं जानते। परेशान होकर वो ड्रैगन को बताता है कि फ्रूट बैट्स खून नहीं पीते, सिर्फ वैम्पायर बैट्स पीते हैं। वो समझाता है कि कैटलिस 1 हफ्ते से भूखा है। शर्मिंदा होकर ड्रैगन मानता है कि वो पहली बार बैट रख रहा है। ओजन उसे डांटता है कि उसने पहले रिसर्च क्यों नहीं की और बताता है कि केव का ठंडा टेम्परेचर जानलेवा हो सकता है अगर बैट हाइबरनेशन से जाग गया तो। ड्रैगन कहता है कि वो आइस ड्रैगन है, लेकिन हमारा हीरो सख्ती से कहता है कि ये माहौल बैट के लिए ठीक नहीं है। पछतावे के साथ ड्रैगन अपना सर झुका लेता है और कैटलिस से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो अभी जाकर फ्रूट लाएगा और बैट को वापस वहाँ छोड़ देगा जहाँ से वो आया था, घर। ओजन की मदद के लिए शुक्रगुजार होकर ड्रैगन उसे थैंक्स बोलने के लिए एक विश पूरी करने का ऑफर देता है। वो मजाक में किसी अमीर अरब प्रिंस या किसी विलेनस एयर के रूप में रीइनकार्नेट होने की मांग करता है। इस अजीब रिक्वेस्ट से कंफ्यूज होकर ड्रैगन अपना नेकलेस उतारकर ओजन को देता है और बताता है कि ये एक मैजिकल पेंडेंट है जो कोई भी विश पूरी कर सकता है, बस नियत बुरी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही पेंडेंट चमकने लगता है, हमारे हीरो को लगता है कि वो पक्का आफ्टर लाइफ में है। गायब होने से ठीक पहले वो जल्दी से बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में वापस जाने की विश मांगता है। ड्रैगन ओजन को गायब होते हुए देखता है, फिर कैटलिस के लिए फल तैयार करने के लिए जल्दी करता है। अभी भी उस अजीब गॉडेस को लेकर कंफ्यूज था जिसे उसने समन किया था। कुछ ही देर बाद हमारा हीरो खुद को एक भरी हुई सड़क पर खड़ा पाता है जहाँ लोग, शोर और खाने की खुशबू थी। अभी भी हैरान वो सोचता है कि ये रीइनकार्नेशन है या पोजेशन। एक फल बेचने वाली उसके अजीब कपड़े देखकर पूछती है कि क्या वो यात्री है और बताती है कि वो बी मोर रीजन में है जो अपने इन्स और मार्केट्स के लिए मशहूर है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, वहाँ हंगामा हो जाता है जब एक बड़ा सा खरगोश सड़क पर दौड़ता है और गिरे हुए गाजर खाने लगता है। लोग चिल्लाते हैं और इधर उधर भागते हैं, लेकिन ओजन वहीं जम जाता है। ये देखकर हैरान होता है कि एक मॉन्स्टर लोगों के बीच खुलेआम घूम रहा है। फल बेचने वाली उसे चेतावनी देती है कि ये लॉर्ड बेलमोर का पेट है और उसे भागने के लिए कहती है। तभी ओजन एक छोटी बच्ची को खरगोश के सामने रोते हुए देखता है। बिना हिचकिचाए हमारा लड़का आगे बढ़ता है, उसे पकड़ता है और जानवर के पहुंचने से ठीक पहले उसे वहां से खींच लेता है। जैसे ही खरगोश फिर से हमला करता है, उसका पेंडेंट चमकता है और एक नीले रंग की लीश उसके चारों तरफ बन जाती है। भीड़ हाँपने लगती है और फुसफुसाती है कि वो जरूर कोई जादूगर होगा। फल बेचने वाली अपनी बहन को पकड़े हुए कहती है कि हमारा हीरो कोई आम यात्री नहीं लगता। लॉर्ड बेलमोर जल्द ही वहाँ पहुँचता है। अपने पेट को बंधा हुआ देखकर गुस्सा हो जाता है। ओजन समझाता है कि खरगोश ने एक बच्ची पर हमला करने ही वाला था, लेकिन बेलमोर मानने से इनकार कर देता है। सब्र खोते हुए हमारा हीरो गुस्से में कहता है कि सबसे बुरे पेट ओनर्स वो होते हैं जो अपने पेट्स की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं और चेतावनी देता है कि खरगोश का काटना आसानी से खोपड़ी कुचल सकता है। फल बेचने वाली और उसकी बहन उसकी इस बेबाकी पर एक दूसरे को सहमत होकर देखती हैं। खरगोश को और ध्यान से देखने पर ओजन उसके कान नोटिस करता है और समझ जाता है कि ये एक घरेलू खरगोश है जो स्ट्रेस और ज्यादा खाना खिलाने से परेशान है।
जब वो उसके बिहेवियर के बारे में सवाल करता है तो बेलमोर मानता है कि खरगोश, जिसका नाम एलिजाबेथ है, अक्सर अपने खुद के बाल नोचती है। ओजन समझाता है कि ऐसा स्ट्रेस जानलेवा हो सकता है और उसे भीड़ भाड़ वाली जगह न ले जाने की सलाह देता है। जब बेलमोर एक्सरसाइज के बारे में पूछता है तो हमारा लड़का उसे घर पर खुलेआम घूमने देने का सुझाव देता है और उसे ज्यादा लाड प्यार न करने को कहता है। हैरान और शर्मिंदा होकर बेलमोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मानता है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो एक खरगोश पालता है। लेकिन ओजन साफ तौर पर जानवरों को किसी और से बेहतर समझता है। बेलमोर अपने बटलर को बुलाता है, ओजन को सिक्कों की एक थैली देता है और उससे समय समय पर एलिजाबेथ को चेक करने के लिए कहता है। अपने पेट से माफी मांगने के बाद वो उसके साथ चला जाता है, जबकि हमारा हीरो दबी हुई आवाज में बुदबुदाता है कि वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा। अचानक लोग इकट्ठा होकर ओजन की बहादुरी की तारीफ करते हैं और चीयर करते हैं। फल बेचने वाली उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसका स्टॉल बचा लिया और उसे डिस्काउंट ऑफर करती है। लेकिन जब हमारा हीरो बताता है कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो थैली की तरफ इशारा करती है। उसे खोलने पर उसे सोने के सिक्के मिलते हैं और वो एक को दांत से काटकर चेक करता है कि वो असली है या नहीं। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो असली है तो हमारा लड़का हल्का सा मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि शायद वो आखिरकार यहाँ एक और क्लिनिक खोल सकता है और ह्यूमन वर्ल्ड के अपने कर्जे चुका सकता है। ओजन उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता है जो जॉब सिलेक्शन के लिए आए हैं और मजाक में कहता है कि उसे उम्मीद है कि उनमें से कोई एक चुना जाएगा। फिर वो घोषणा करता है कि इंटरव्यू शुरू करने का वक्त आ गया है और इसे जिंदगी और मौत का खेल बताता है। कुछ पल के लिए हमारे हीरो का ध्यान लॉर्ड बेलमोर की तरफ जाता है, जिन्होंने दिलदारी दिखाते हुए जमीन और पैसा ऑफर किया था जब ओजन ने इस नई जगह पर बसने का फैसला किया। उस मदद की वजह से उसके पेट क्लिनिक की दूसरी ब्रांच बिना किसी परेशानी के खुल जाती है। लॉर्ड बेलमोर उसके लिए एक दुकान भी तैयार करते हैं, हालांकि उसमें अजीब तरह से खरगोश का सामान भरा हुआ था। फिर भी हमारे लड़के को बुरा नहीं लगता, आखिरकार ये मुफ्त है और बेलमोर के साथ उसका रिश्ता पहले ही काफी कीमती लग रहा है। जल्द ही ओजन काम में बिजी हो जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानता है, खासकर उस ड्रैगन के बारे में जो उसे यहाँ लाया था। उस जीव ने उसे घर भेजने का वादा किया था पर उसे इस अनजान जगह पर छोड़ दिया। जवाब ढूंढने के इरादे से हमारा हीरो अपनी नई दुकान के बाहर एक नोटिस लगाने का फैसला करता है, एनिमल हॉस्पिटल हायरिंग स्टाफ। शायद उसे कोई ऐसा मिल जाए जो असिस्टेंट और टेक्नीशियन दोनों के काम संभाल सके। जब इंटरव्यू शुरू होते हैं ओजन सीधा बैठता है और एप्लीकेंट्स की लाइन को देखता है। पहला कैंडिडेट टॉमस गर्व से अपने नोबल बैकग्राउंड, सख्त पिता और नर्म दिल माँ के बारे में बताता है। हमारा हीरो थोड़ी देर सुनता है लेकिन जल्द ही उस आदमी की खुद की तारीफों से पक जाता है। अगला कैंडिडेट फिलिप दावा करता है कि उसकी फैमिली जनरेशन से एनिमल बिजनेस में है। ये पहले प्रॉमिसिंग लगता है जब तक वो ये रिवील नहीं करता कि वो एक बुचर शॉप चलाते हैं। ओजन के लिए इतना काफी था उसे अपने दिमाग से लिस्ट से हटाने के लिए। जाहिर है इस दुनिया में नॉर्मल लोग ढूंढना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल है। तीसरा कैंडिडेट आगे आता है, एक आदमी जिसका चेहरा पीला और टेंस था और आंखें मुसीबत दिखा रही थी। हमारा लड़का खुद को याद दिलाता है कि शक्ल पर मत जाओ, पर उसका सब्र तब टूट जाता है जब वो आदमी अचानक जमीन पर गिरकर जॉब के लिए भीख मांगने लगता है। बात पक्की हो गई। ओजन फैसला करता है कि अब से वो लोगों को बिल्कुल उनकी शक्ल से ही जज करेगा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, एप्लीकेंट्स की लाइन से एक यंग औरत बाहर आती है। बिना एक शब्द बोले वो आदमी के चेहरे पर मुक्का मारती है और वो रूम के उस पार जा गिरता है। वो अपना इंट्रोडक्शन सेलिना के रूप में देती है, एक रोमिंग एनिमल एक्सपर्ट जिसे बेसिक ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस है। उसका कॉन्फिडेंस और ठहराव स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ता है तो ओजन उसे तुरंत हायर कर लेता है। अगली दोपहर हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने कोजी नए क्लिनिक में बैठा है, खिड़की से आती हुई गुनगुनी धूप का मजा ले रहा है। दोपहर हो चुकी है और सेलिना अभी तक नहीं आई। शायद उसने फिर से जल्दबाजी में हायर कर लिया। वो सोच ही रहा था कि नया जॉब नोटिस लगाए या नहीं, तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। अपनी नई असिस्टेंट की उम्मीद में वो दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ एक अनजान आदमी खड़ा मिलता है। कुछ मिनट्स बाद आदमी आराम से बैठकर चाय पी रहा है और ओजन पोलाइटली मुस्कुरा रहा है अंदर से। हालांकि हमारा हीरो जश्न मना रहा है, आखिरकार उसे अपना पहला कस्टमर मिल गया जो उसके कर्जे चुकाने की तरफ पहला कदम है। वो अपने पिछले क्लिनिक के बारे में सोचता है जो उसके गुस्से की वजह से बंद हो गया था। उसे साफ याद है कि कैसे वो एक कस्टमर पर भड़क गया था जिसने कुत्ते के दांत साफ करने से मना कर दिया था और तब तक चिल्लाया जब तक कि एक बदतमीज और पागल वेट के रूप में उसकी बदनामी आग की तरह नहीं फैल गई। इस बार लेकिन ओजन ने ठान लिया है कि वो मुस्कुराएगा, शांत रहेगा और अपने क्लाइंट की जेब से प्यार से पैसे निकलवाएगा। वर्तमान में वापस आकर वो आदमी के पेट के बारे में पूछता है। अजनबी मुस्कुराता है और अपनी जेब की तरफ इशारा करता है जहाँ एक छोटी छिपकली होती है जिसका नाम पोजैक है। हमारा लड़का लगभग राहत महसूस करता है। ये पहली बार कोई नॉर्मल जीव लग रहा है, न कि वो अजीब जानवर जो आम तौर पर इस दुनिया में होते हैं। ये राहत थोड़ी देर की ही थी जब आदमी ने कैजुअली माना कि उसने उसकी पूंछ तब तक पकड़े रखी जब तक वो टूट नहीं गई। ओजन उसे डांटने की तलब को दबाता है और अपना ध्यान छिपकली पर लगाता है। वो ध्यान से पोजैक की
जांच करता है और देखता है कि उसकी स्किन सूखी और लाल है, जो साफ संकेत हैं इम्प्रॉपर शेडिंग के। जब वो ये बताता है, आदमी वार्न करता है कि पोजैक अग्रेसिव हो सकता है। तुरंत ही वो छोटा जीव उसे सही साबित करता है और सीधा हमारे प्रोटैगनिस्ट पर आग फेंकता है। इससे पहले कि ओजन रिएक्ट कर पाए, सेलिना दरवाजे से अंदर आती है और उसे धक्का देकर साइड कर देती है। उसे हमले से बचा लेती है। आग उनके पीछे की दीवार को जला देती है। चक्कर खाते हुए और मुंह से थोड़ा खून निकलते हुए ओजन बुदबुदाता है कि आग लगना शायद कम दर्दनाक होता। जैसे ही वो संभलता है, उसे एहसास होता है कि नई ब्रांच में उसका पहला पेशेंट एक सैलामेंडर है, एक आग उगलने वाली छिपकली जिसे नंगे हाथों से हैंडल नहीं किया जा सकता। वो सोचता है कि क्या क्लिनिक में कुछ फायर प्रूफ है भी या नहीं। इस दौरान आदमी सपने देखते हुए सेलिना को घूरता है, उसे खूबसूरत कहता है। जबकि वो उससे पूछती है कि उसे ये जीव कहाँ मिला, वो गर्व से बताता है कि उसने इसे गांव के पीछे पहाड़ से उठाया था और दावा करता है कि ये पहली नजर का प्यार था। सेलिना उसे बताती है कि सैलामेंडर रखना इलीगल है क्योंकि ओवर हंटिंग की वजह से वो एंडेंजर्ड है। फिर भी वो उसे तसल्ली देती है कि अगर वो कहें कि वो इसे इलाज के लिए टेम्परेरीली रख रहे हैं तो अथॉरिटीज शायद नजरअंदाज कर देंगी, जब तक कि वो बाद में जानवर को छोड़ दे। लेकिन आदमी पोजैक को कस कर पकड़ लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। अचानक वो दरवाजे की तरफ भागता है, चिल्लाते हुए कि कोई उसे उसके प्यारे सैलामेंडर से अलग नहीं कर सकता। ओजन यकीन नहीं कर पाता और खुले दरवाजे को घूरता रहता है। सेलिना एक पल के लिए हिचकिचाती है, इससे पहले कि हमारा हीरो उसे उसके पीछे जाने के लिए चिल्लाता है। और बस ऐसे ही क्लिनिक का पहला एग्जामिनेशन शहर में एक अजीब भागम भाग में बदल जाता है। ओजन की नई जिंदगी के एक और अनप्रिडिक्टेबल चैप्टर की शुरुआत। ओजन सेलिना को आदमी का पीछा करने के लिए आगे भेजता है और मार्केट में हलचल मच जाती है। फल बेचने वाली औरत जो अभी गुनगुना रही थी कि लॉर्ड रेवरेंड की दखल के बिना सब कितना शांत लग रहा था, जल्दी ही समझ जाती है कि शांति कभी टिकती नहीं। वो अपने स्टॉल के पीछे छुप जाती है जैसे ही शोर शराबा वहाँ से गुजरता है, ये सोचते हुए कि इसमें ना पड़ना ही बेहतर है। भागता हुआ आदमी घबराहट में बुदबुदाता है कि लोग उससे पोजैक को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट और सेलिना पीछा जारी रखते हैं जब तक कि थकान उन्हें धीमा नहीं कर देती। सांस लेते हुए वो कहती है कि ओजन को थोड़ी और एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर सैलामेंडर की नाजुक हालत पर वापस ध्यान देती है। वो मानता है कि जीव की स्किन शेडिंग डेंजरसली परतदार हो गई है और उसे तुरंत मदद की जरूरत है। सेलिना का चेहरा सख्त हो जाता है जब उसे खतरे का ख्याल आता है। एक सैलामेंडर जो स्किन शेड नहीं कर पाता, वो आखिरकार फट जाएगा और उसकी अंदर की आग आसपास सब कुछ तबाह कर देगी। आराम करने का वक्त नहीं है, उन्हें डिजास्टर होने से पहले उस जीव को ढूंढना होगा। इस दौरान ये सोचते हुए कि वो सेफ है, आदमी घर वापस आ जाता है। राहत की सांस लेकर वो पोजैक को टेबल पर रखता है और इसे किस्मत कहता है कि वो साथ है। उसकी खुशी जल्द ही आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन में बदल जाती है और वो गाने लगता है। एक अजीब सी धुन हवा में घोल देता है। अचानक घबराहट उसके क्रिएटिव मूड की जगह ले लेती है जब पोजैक का शरीर कांपता है और आग पकड़ लेता है। कुछ ही पलों में उसका घर आग की लपटों में घिर जाता है। धुएं के बीच खांसते हुए आदमी पोजैक को समझाने की कोशिश करता है, हाथ आगे बढ़ाता है जैसे कि उसका प्यार आग को शांत कर सकेगा। पोजैक एक और आग के धमाके से जवाब देता है। लपटें और भी भयानक हो जाती हैं। सेलिना सही वक्त पर पहुंचती है और आदमी को खींचकर सेफ जगह ले जाती है, जबकि हमारा हीरो गर्मी का सामना करता है, उस बेकाबू जीव को रोकने के लिए तैयार। वो सोचता है कि एक फायर एक्सटिंग्विशर अभी काफी काम आता। तभी उसका पेंडेंट चमकता है। जब रोशनी कम होती है, ओजन अपने हाथ में बिल्कुल वही चीज पाता है। इस चमत्कार पर सवाल उठाने का वक्त नहीं है। वो आगे बढ़ता है, आग बुझाता है जब तक कि सैलामेंडर का विरोध खत्म नहीं हो जाता और कमरे में शांति नहीं छा जाती, बस भाप की हल्की सी आवाज रह जाती है। जैसे ही आग बुझती है, सेलिना आसपास का जायजा लेती है। आदमी मलबे के बीच बैठा है, बुदबुदाता है कि ये तबाही स्किन शेडिंग फेल होने की वजह से हुई होगी। वो जिद करता है कि अगली बार वो पोजैक का बेहतर ख्याल रखेगा। उसकी आवाज में वही गलत जगह लगाया गया प्यार था। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे चुपचाप देखता है, सोचता है कि क्या इस आदमी को जरा भी अंदाजा है कि असली देखभाल का मतलब क्या होता है। बिना समझ के प्यार, ओजन सोचता है, बस भक्ति के भेष में खुदगर्जी है। बाद में जंगल में पोज ने आखिरकार स्किन शेड कर दी है। सेलिना नोटिस करती है कि वो कितना जिंदा दिल लग रहा है, जबकि हमारा लड़का उसके साइज को देखकर यकीन नहीं कर पाता। आदमी पोजैक को खट्टी मिट्टी गर्व के साथ देखता है, धीरे से कहता है कि अब उसे जंगल में वापस जाने देने का वक्त आ गया है। वो देखता है कि पोजैक पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। देखभाल और याद रखने के वादे फुसफुसाता है जो कोई भी जीव समझ नहीं सकता। ओजन इस जज्बात पर अपनी आंखें घुमाता है, ये सोचते हुए कि इससे बस और मुसीबत ही आएगी। लेकिन वो आदमी शायद ही नोटिस करता है। उसके दिमाग में ये फेयरवेल बहुत नेक है। अचानक माहौल थोड़ा इमोशनल हो जाता है जब पोजैक दूर एक चट्टान पर रुकता है और आसमान में एक बड़ा सा आग का गोला छोड़ता है। वो आग चमकदार आतिशबाजी में बदल जाती है और शाम को रंगीन बना
देती है। आदमी ऊपर देखता है, जज्बात से भर जाता है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट चुपचाप मान लेता है कि आखिरकार इलाज पूरा हो गया। कुछ दिन बाद वही आदमी शहर के बीच में वापस दिखता है। अब खुद को रोया कहता है। वो फाउंटेन के पास गिटार बजाता है। बच्चे उसके आसपास नाचते हैं जब वो ओ जिन के एडवेंचर्स के बारे में एक अजीब सा गाना गाता है। गाना आग की तरह फैल जाता है और सुनने वालों का मूड अच्छा कर देता है। सेलिना दूर से देखती है, थोड़ी मुस्कुराती है, जबकि हमारा हीरो उसके बगल में खड़ा है। इम्प्रेस तो नहीं है, पर थोड़ा क्यूरियस है। जब वो लोगों को अपने पेट्स उसके पास लाने की बात करते हुए सुनता है तो ओजिन खुद को रोया की सिंगिंग की तारीफ करते हुए पाता है। जल्द ही इसके नतीजे सामने आते हैं। ओजिन की क्लिनिक के बाहर इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है। दर्जनों लोग उसका नाम चिल्लाते हैं, इलाज की मांग करते हैं और अटेंशन के लिए डेस्परेट होते हैं। हमारा लड़का सुन होकर बैठा रहता है, समझ जाता है कि उसकी शांति के दिन खत्म हो गए हैं। सेलिना लंबी लाइन को देखकर बुदबुदाती है कि उसे रिजाइन ही कर देना चाहिए। शोर शराबे और कंफ्यूजन के बीच ओजिन को एहसास होता है कि उनका छोटा सा क्लिनिक गलती से शहर की सबसे बिजी जगह बन गया है। ये एक आम सुबह है। ओजिन के क्लिनिक के बाहर चिड़ियां चहचहा रही हैं और दरवाजे पर लोगों की लंबी लाइन लगी है। वो एक पेशेंट को एग्जामिन करके खत्म करता है और उन्हें बताता है कि सेशन खत्म हो गया है और प्रोग्रेस चेक करने के लिए फॉलो अप की सलाह देता है। सेलिना उसके बगल में खड़ी होकर कमेंट करती है कि इस रफ्तार से वो अगले हफ्ते से पहले लाश बन जाएगा और उसे तब तक कमा लेना चाहिए जब तक वो कर सकता है। हमारा लड़का अगले पेशेंट को बुलाता है, सोचते हुए कि क्लिनिक खुले 2 महीने हो गए हैं और दूसरा क्लिनिक बढ़िया चल रहा है। कुछ हद तक उन सुबह की चिड़ियों का शुक्रिया। शुरू की कुछ दिन बहुत मुश्किल थे, इतने सारे कस्टमर्स के साथ, लेकिन कमाई देखने के बाद चीजें ठीक लगने लगी। एक कस्टमर सर अंदर डालकर पूछता है कि क्या वो अभी भी खुले हैं। सेलिना तुरंत कहती है कि बंद हो गया है, लेकिन ओजिन फिर भी उस इंसान को अंदर आने देता है। पेशेंट का इलाज करते वक्त हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसने इस दुनिया के बारे में क्या सीखा है। बाहर लोग अपने पेट्स के बारे में बातें कर रहे हैं। एक बताता है कि कोको ठीक से खा नहीं रहा, दूसरा बिल्ली की लाल आंख दिखाता है। कुत्ते और बिल्लियां यहाँ इंसानों के करीब रहते हैं, हालांकि उनकी बीमारियां काफी अलग हो सकती हैं। बाद में ओजिन अंगड़ाई लेता है, कहते हुए कि दिन थका बीने वाला रहा। सेलिना उसे बताती है कि अगला केस आखिरी है। क्यूरियस होकर वो पूछता है कि कौन सा जानवर है और सेलिना समझाती है ये एक शामन है जो कभी शिकार के लिए यूज होता था, अब पॉपुलर पेट है, लेकिन अपने मालिक के अलावा किसी के भी प्रति अग्रेसिव होता है, जिस वजह से इसका अबैंडनमेंट रेट सबसे ज्यादा है। हमारा हीरो बुड़बुड़ाता है कि जो लोग बस ट्रेंड फॉलो करने के लिए पेट्स खरीदते हैं उन्हें गायब हो जाना चाहिए। वो याद करता है कि उसने सुना था कि शामन्स इंसान के टॉर्सो जितने लंबे हो सकते हैं और उनके पंजे और दांत इतने तेज होते हैं कि जंगली सुअर की खाल चीर सकते हैं। सेलिना उसे सावधान रहने की चेतावनी देती है। अगला कस्टमर एक शामन पप लेकर आता है जो साफ थका हुआ लग रहा था और सिर्फ 2 महीने का था। ओनर बताता है कि वो कल से लंगड़ा रहा है। ओजिन पैर की जांच करता है, ये नोट करते हुए कि इस उम्र के पपी के जॉइंट्स हेल्दी होने चाहिए। पॉट चेक करने पर उसे उसमें कांटा फंसा हुआ मिलता है। वो उसे ट्वीजर से निकालता है, घाव को डिसइंफेक्ट करता है और उन्हें तसल्ली देता है कि ये ठीक हो जाएगा। छोटा शामन इधर उधर डगमगाता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट शांति से देखता है, जबकि सेलिना थोड़ी क्यूरियोसिटी से देखती है। जैसे ही ओनर जाता है ओजिन राहत की सांस लेता है, कहते हुए कि दिन आखिरकार खत्म हो गया। सेलिना नोटिस करती है कि वो खुश लग रहा था। वो कंफ्यूज लगता है जब वो पूछती है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि पपी क्यूट था या इसलिए कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है। सेलिना चिढ़ाती है कि पैसों के अलावा किसी और वजह से उसे खुश देखना बहुत रेयर है। ओजिन जवाब देता है कि आज का कोई भी पेशेंट गंभीर रूप से घायल नहीं था और समझाता है कि वेट होने का सबसे मुश्किल हिस्सा बीमार जानवरों को देखना है। जितना ज्यादा वो परवाह करता है उतना ज्यादा दर्द होता है, इसलिए वो डिटैच्ड रहने की कोशिश करता है। उसके ख्याल उसकी पुरानी दुनिया के एक कस्टमर की तरफ जाते हैं जिसने वेकेशन मनाते वक्त अपने पेट को 1 महीने एक्स्ट्रा छोड़ दिया था। हमारा लड़का याद करता है कि उसने उन्हें रूखेपन से ग्रीट किया था और एहसास करता है कि तब से उसने गार्डियंस को ज्यादा डांटना शुरू कर दिया था। जैसे ही बंद करने का वक्त करीब आता है, सेलिना नोटिस करती है कि अंधेरा हो रहा है। ओजिन कस्टमर्स की बड़ी संख्या का जिक्र करता है और उसे सूरज ढलने से पहले जल्दी करने को कहता है। अचानक इंटरव्यू वाला वही आदमी बाहर मदद के लिए चिल्लाते हुए दिखता है। ओजिन सेलिना की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो एक्सोर्सिज्म्स हैंडल कर सकती है। वो जवाब देती है कि शायद वो कर सकती थी अगर स्पिरिट्स पर फिजिकल हमले असल में काम करते। आदमी तेजी से अंदर आता है, हमारे प्रोटैगनिस्ट को पकड़ता है और उसे खिड़की से बाहर खींच ले जाता है, सेलिना को हक्का बक्का छोड़कर। बाद में जंगल में ओजिन जमीन पर लेटा हुआ है, जबकि वो आदमी बार बार माफी मांगता है, ये जिद करते हुए कि उसे उम्मीद नहीं थी कि हमारा हीरो इतना आउट ऑफ शेप है कि वो एक पहाड़ नहीं चढ़ सकता। ओजिन गुस्से में पूछता है कि वो कौन है। ये समझकर कि वो कोई भूत नहीं है, वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन श्वेन के रूप में देता है, जो उस इलाके का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्वेंट है, और समझाता है कि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को वहाँ लॉर्ड के खरगोश को शांत करने के उसके टैलेंट के बारे में सुनने के बाद लाया है। श्वेन उससे एक आवारा कुत्ता पकड़ने के लिए कहता है। ओजिन मना कर देता
कहता है ये तर्क देते हुए कि वो एक वेट है, एनिमल रेस्क्यूअर नहीं। सेलिना जो पास ही दिखाई देती है तीखे शब्दों में जोड़ती है कि वो कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। श्वेन जिद करता है कि वही आखिरी उम्मीद बचे हैं और समझाता है कि 2 महीने पहले उस आवारा कुत्ते ने पहाड़ के बीच में एक जगह पर कब्जा कर लिया था, ठीक वहाँ जहाँ उनका नया ट्रेल कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की है पर कुत्ता बहुत तेज है और कंस्ट्रक्शन परसों शुरू होने वाला है। अगर वो उसे नहीं पकड़ पाए तो ट्रूप्स भेजी जाएंगी और उस जानवर को वहीं मार दिया जाएगा। हमारा हीरो चुप हो जाता है और आखिरकार पूछता है कि कुत्ता अभी कहाँ है, ये साफ करते हुए कि उसने कभी जानवर नहीं पकड़े हैं और वो पहले सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहता है। श्वेन मान जाता है कहते हुए कि वो पहाड़ पर थोड़ा और ऊपर है। ओजन उसे याद दिलाता है कि उसने अभी हाँ नहीं की है, वो बस देखने आया है। सेलिना एक नोइंग स्माइल के साथ कहती है कि वो पक्का आखिर में ये काम करेगा ही। साइट पर पहुंचकर श्वेन इशारा करता है जहां वो आवारा कुत्ता आमतौर पर रहता है। अचानक एक आवाज उनका ध्यान खींचती है और अंधेरे से एक शामन बाहर निकलता है। ओजन उसे तुरंत पहचान लेता है, जबकि सेलिना नोट करती है कि बहुत से लोग शामन्स पालते हैं लेकिन उतने ही लोग उन्हें छोड़ भी देते हैं। आजकल बहुत लोग शामन्स रखते हैं क्योंकि ये एक ट्रेंड बन गया है, फिर भी ज्यादातर निग्लेक्टेड और भुला दिए जाते हैं। जब ओजन अपने सामने शामन की हालत देखता है तो वो बता सकता है कि ये करीब 2 महीने से अकेला सर्वाइव कर रहा है और शायद उस पूरे वक्त में उसने ठीक से खाया भी नहीं है। अचानक जंगल से एक अजीब आवाज गूंजती है जिससे सब चौंक जाते हैं। इसे कोई मॉन्स्टर समझकर हमारा प्रोटैगनिस्ट शोर की तरफ मुड़ता है। तभी शामन एक तेज चीख निकालता है और उस पर हमला कर देता है। सेलिना तेजी से बीच में आती है, हमारे लड़के को खतरे से खींचती है और चेतावनी देती है कि इतना पास रहना खतरनाक है। ओजन कहता है कि एक गुस्साए हुए कुत्ते की तरफ पीठ करके भागना सबसे बुरा रिएक्शन है, जबकि सेलिना पलट कर कहती है कि कुछ न करने से जानवर उन्हें फाड़ खाएगा। फिर हमारा हीरो समझाता है कि भागने से वो जीव और भड़क जाएगा, उन्हें उसका ध्यान भटकाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, शामन अचानक शांत हो जाता है। सब वहीं जम जाते हैं। अचानक हुई शांति से हैरान होकर हमारा प्रोटैगनिस्ट जोर से सोचता है कि वो रुक क्यों गया। वो याद करता है कि श्विन ने उस जानवर को हंटिंग डॉग बताया था और पॉइंट आउट करता है कि ऐसा जीव अगर सच में गुस्सा हो तो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटता। फिर भी उनकी आंखों के ठीक सामने शामन चुपचाप वापस जंगल में चला जाता है। सेलिना बुड़बुड़ाती है कि कोई भी सच में नहीं समझ सकता कि कुत्ते के दिमाग में क्या चल रहा है। इस दौरान श्विन समझाता है कि कैसे वो जीव अक्सर लोगों को भगा देता है। उसका बिहेवियर इतनी बड़ी मुसीबत बन गया है कि पास की सेटलमेंट के गांव वाले लगातार शिकायतें भेजते हैं। जैसे ही ओजिन सुनता है वो गहरी सोच में डूब जाता है, इससे पहले कि क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो जाए। वो पूछता है कि उन्हें किस तरह की शिकायतें मिली हैं और श्विन बताता है कि कैसे लोकल्स उस जानवर को एक खतरनाक दरिंदा कहते हैं जो पहाड़ पर घूमता है, जिसे वो खतरनाक मानते हैं और मांग करते हैं कि उसे पकड़ा जाए। हमारा हीरो इस पर गौर करता है, फिर पूछता है कि क्या किसी को सच में उसने कभी चोट पहुंचाई है। श्विन आदतन हाँ करने ही वाला होता है, लेकिन एक पल रुकने के बाद मानता है कि एक भी इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचा है। सेलिना की तरफ मुड़ते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट याद करता है कि उसने एक बार अपने मालिक के प्रति शामन्स की वफादारी का जिक्र किया था और पूछता है कि क्या वो अभी भी उस पर यकीन करती है। सेलिना हाँ करती है और ओजन का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ हो। अगली सुबह ओजन और सेलिना पहाड़ के नीचे सबसे करीबी गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उनका ध्यान आवारा कुत्ते का सामना करने से हटकर उसके पीछे की कहानी पता लगाने पर शिफ्ट हो जाता है। अब हमारा लड़का कुत्ते के पुराने मालिक को ढूंढ रहा है, ये मानते हुए कि उसके पास्ट को समझना ही उस तक पहुंचने की चाबी है। हालांकि वक्त कम है और दूसरे तरीके आसान लग सकते हैं, वो जानता है कि सिर्फ खाने के साथ जानवर को फंसाना काम नहीं करेगा। कुत्ते का कमजोर भूखा शरीर इंस्टिंक्ट से ज्यादा मजबूत चीज की गवाही देता है, एक अटूट रिश्ता जिसे भूख भी नहीं तोड़ सकती। जैसे जैसे वो चलते हैं, ओजन के दिमाग में यादें और ख्याल आपस में उलझते हैं। उसे याद आता है कि कैसे कुछ ओनर्स अपने पेट्स को वहीं रुकने का एक प्यारा भरा आदेश देते हैं, उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो जल्द वापस आएंगे, सिर्फ गायब होने और कभी वापस न आने के लिए। वही वफादारी और धोखा इस कुत्ते की तकलीफ की वजह होनी चाहिए। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने लोगों को उन्हें छोड़ते हुए देखा है जो उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और ये ख्याल उसे शांत गुस्से से भर देता है। पक्का इरादा करते हुए हमारा हीरो खुद से वादा करता है कि जब वो आखिरकार मालिक को ढूंढ लेंगे तो उस इंसान को मजबूर किया जाएगा कि वो सामना करे जो उसने किया है और देखे कि कैसे वो लॉयल क्रीचर ने क्या कुछ सहा है। जैसे ही वो पूरे गांव में पूछताछ शुरू करते हैं, एक पैटर्न जल्द ही सामने आता है। एक लोकल ओजन को बताता है कि गैब्रियल नाम की औरत का पति पहाड़ पर घूमने वाले कुत्ते की वजह से अपना काम जारी नहीं रख पाया। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जंगल के पास जाने देने से मना कर दिया, इस डर से कि वहाँ क्या छुपा है
और गुजरते हुए नौजवान भी खतरे की वही कहानियाँ दोहराते हैं। एक बूढ़ा आदमी कई साल पहले पैसे खोने के बारे में कुछ धुंधला सा बुदबुदाता है। हालांकि उसकी बातें बाकियों से अलग लगती हैं, फिर भी एक सच साफ हो जाता है। पूरा गाँव उस आवारा कुत्ते के खिलाफ गहरी नफरत रखता है। घंटों की पूछताछ के बाद हमारा लड़का और सलीना सड़क के एक शांत कोने पर रुकते हैं। वहीं डर भरी कहानियाँ सुनकर थके हुए ओजन को शक होने लगता है कि शायद कुत्ते का मालिक इस गांव का है ही नहीं। सलीना सहमत होती है, ये नोट करते हुए कि और कुछ नहीं तो जिनसे भी वो मिले हैं सब उस जानवर के लिए एक जैसी नफरत रखते हैं। तभी लंबे बालों वाली एक औरत उनके पास आती है। उसने उनके सवाल सुन लिए थे और एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ बताती है कि वो जेक को ढूंढ रहे हैं। वो आदमी जो कभी उस कुत्ते का मालिक था। वो उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहती है और उन्हें जेक के घर की तरफ ले जाती है। ओजन नोटिस करता है कि घर कितना दूर है, पेड़ों के बीच लगभग छुपा हुआ, और औरत समझाती है कि जेक अकेला रहता था, गांव वालों से अलग, इसलिए बहुत कम लोग उसे जानते थे। जब वो छोटे लकड़ी के घर पहुंचते हैं, वो एंट्रेंस के पास एक साधारण सी कब्र के पास रुकती है और धीरे से बताती है कि जेक 2 महीने पहले एक लैंडस्लाइड में मर गया था। वो बताती है कि उसका कोई परिवार नहीं था और उसने खुद उसका अंतिम संस्कार किया था। इसके अलावा वो जोर देकर कहती है कि जेक ने अपने कुत्ते को कभी नहीं छोड़ा, वो बस कभी वापस नहीं आ पाया। औरत ये भी कबूल करती है कि उसने एक बार कुत्ते को घर लाने की कोशिश की थी पर नाकाम रही, और अब अपनी आवाज में भारी उदासी के साथ वो उनसे उस जानवर की मदद करने की भीख मांगती है जिसे वो मैक्स कहकर बुलाती है। उसकी बातों का वजन ओजन को गहराई तक महसूस होता है। एक खामोश पछतावा उसे भर देता है, जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसने हालात को कितना गलत जज किया था। हमारा हीरो जेक की शांति के लिए एक साइलेंट प्रेयर करता है, अपना पछतावा जाहिर करता है और एक पक्का वादा करता है कि वो मैक्स को बचाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में वापस जंगल में श्विन ऑफिसर से कहता है जो अभी आए हैं कि वो उन्हें अगले दिन एक्सपेक्ट कर रहा था, ये नोट करते हुए कि उन्होंने अपना पिछला मिशन उम्मीद से पहले खत्म कर लिया होगा। वो मैक्स को मारने के उनके करंट टास्क को टालने का सुझाव देता है जब तक कल तक, लेकिन ऑफिसर्स इस आइडिया को खारिज कर देते हैं। उनमें से एक जिद करता है कि इंतजार करने की कोई वजह नहीं है और मामले को तुरंत निपटाना चाहिए क्योंकि गांव वाले पहले से ही कुत्ते से नफरत करते हैं। वो तर्क देता है कि अगर वो शेड्यूल से एक दिन पहले ही काम खत्म कर दे तो किसी को ऐतराज नहीं होगा। वापस जेक के घर पर ओजन अंदर कदम रखता है और तुरंत हवा में हर्बल दवाइयों की महक महसूस करता है, एक साफ संकेत कि जेक एक हर्बलिस्ट था। सेलिना अभी के लिए ओनर की महक वाली कोई भी चीज लेने का सुझाव देती है और पास ही लटके हुए कुछ कपड़ों की तरफ इशारा करती है। हमारे हीरो की नजरें शेल्फ पर रखे एक फोटो फ्रेम पर जाती है जिसमें जेक और मैक्स साथ थे। वो सोचता है कि उस शख्स के साथ क्या हुआ होगा जो अपने कुत्ते की इतनी गहराई से परवाह करता था। तभी सेलिना दीवार पर एक फोटो नोटिस करती है और उसकी तरफ इशारा करती है। ये एक मैंड्रेक की तस्वीर है। वो कहती है कि जेक जरूर इसकी तलाश कर रहा होगा। हमारा लड़का याद करता है कि उसने एक बार मूवी में मैंड्रेक देखा था और सेलिना समझाती है कि ये वो पौधा है जो चीखता है, एक रेयर और कलेक्ट करने में बेहद मुश्किल स्पेसिमेन। दोनों को पिछले दिन जंगल से आई अजीब आवाज याद आती है। खतरे के बावजूद मैंड्रेक बेहद कीमती है, कुछ ऐसा जिसे ढूंढने का सपना हर हर्बलिस्ट देखता है। इस दौरान मैक्स अपनी गुफा के सामने बैठा है, आसमान को घूरता हुआ, ख्यालों में खोया हुआ अपने मालिक को याद कर रहा है। उस दिन बारिश हो रही थी जब उसने और जेक ने गुफा के अंदर पनाह ली थी। जेक अचानक हुई बारिश पर हंसा, ये सोचते हुए कि क्या उन्हें बाहर जाने से पहले बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए। आग जलाते हुए उसने मैक्स के ऊपर एक वुलन कंबल डाला, उसे हिलने डुलने से मना किया वरना उसे ठंड लग जाएगी। मैक्स सट कर बैठ गया और जेक थका होने के बावजूद मुस्कुराया और कहा कि वो खुशकिस्मत है कि उन्हें पनाह मिल गई। इधर उधर देखते हुए जेक ने गुफा की दीवार के पास एक पौधा उगता हुआ देखा। उसके पत्तों के आकार को पहचानते हुए उसे एहसास हुआ कि वो एक मैंड्रेक था। हैरान होकर उसने माना कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो किताबों के बाहर किसी को देखेगा। एक्साइटेड होकर उसने अपना सामान लेने के लिए घर वापस जाने का फैसला किया। मैक्स को इंतजार करने को कहा और वादा किया कि वो अभी वापस आएगा। मैक्स धीरे से भौंका लेकिन जेक ने उसे तसल्ली दी कि ये दूर नहीं है। मुस्कुराते हुए वो बारिश में बाहर निकला। तभी भारी चट्टानों की एक अचानक लैंडस्लाइड नीचे गिर गई जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। वक्त बीता, गुफा में आग बुझ गई लेकिन मैक्स पूरी वफादारी से इंतजार करता रहा। अगले हफ्ते कुछ टूरिस्ट्स वहाँ से गुजरे। उनमें से एक ने नोटिस किया कि कुत्ता वहाँ काफी देर से था। उन्हें लगा कि उसे छोड़ दिया गया है और तरस खाते हुए उन्होंने उसे खाना खिलाने का फैसला किया। लेकिन जब वो करीब आए, मैक्स चिल्लाया और डर के मारे पीछे हट गया, उन्हें भगा दिया। चौंक कर टूरिस्ट चले गए, ये बुदबुदाते हुए कि कुत्ता खतरनाक था और कोई हैरानी की बात नहीं कि मालिक ने उसे छोड़ दिया था। मैक्स गुफा में वापस गया और फिर से बैठ गया, जेक का इंतजार करते हुए, अनजान कि वो कभी वापस नहीं आएगा। वर्तमान में जैसे ही मैक्स जेक को याद करता है, ऑफिसर्स पास आते हैं। एक सुझाव देता है कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देर हो रही है, उन्हें जल्द ही लौट जाना चाहिए। मैक्स के सामने खड़े होकर वो अपने ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स तैयार करते हैं जो एक शमन को गिराने के लिए काफी थे। श्विन उनसे 1 घंटा और रुकने की भीख मांगता है, ये समझाते हुए कि उसने कुत्ते को रेस्क्यू कर
करने के लिए किसी को हायर किया है। जो श्विन ने देखा है, मैक्स ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है और वो बस एक कहानी वाला कुत्ता है। ऑफिसर बिना पिघले कहता है कि वो वहाँ किसी कुत्ते की कहानी सुनने नहीं आए हैं। उनका काम रहने वालों की रक्षा करना है और बस यही मायने रखता है। जैसे ही वो अपनी बंदूक उठाता है और निशाना लगाता है, मैक्स जोर से हाँफने लगता है। जैसे ही ऑफिसर ट्रिगर दबाने वाला होता है, सेलिना और ओजेन आ जाते हैं, उसे रोक देते हैं। सेलिना जिद करती है कि उन्हें आवारा कुत्ते को बचाना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसी पल मैक्स अपने मालिक का एक इल्यूजन अपने सामने खड़ा देखता है, जो धीरे से मुस्कुरा रहा था। वो आकृति उसे बताती है कि वो उसे लेने आया है और मैक्स ने बहुत लंबा इंतजार किया है। खुशी से भरकर मैक्स आगे बढ़ता है, पूंछ हिलाते हुए, ये मानते हुए कि उसका मालिक आखिरकार वापस आ गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट करीब आता है। उसकी आवाज धीमी और नरम थी जब वो मानता है कि वो नहीं है जिसका मैक्स इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे बताता है कि घर जाने का वक्त आ गया है। जंगल में एक सुनसान रात छा जाती है, जहाँ एक हिरण अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। एक जंगली जीव उसका पीछा कर रहा था, जिसकी चमकती पीली आंखें अंधेरे को चीर रही थी। उसकी तेज चीख पेड़ों के बीच गूंजती है, जंगल की खामोशी को तोड़ देती है। सुबह तक ओजन के क्लिनिक के अंदर की शांति भंग हो जाती है जब एक कस्टमर तेजी से अंदर आता है, अपने पेट के लिए घबराहट में मदद की भीख मांगता है। हमारा हीरो नीचे देखता है और एक पिंग पोंगिंग पैंडा पाता है, जो इतना मोटा है कि मुश्किल से लुढ़क सकता है। वो यकीन न करते हुए बुदबुदाता है, जबकि ओनर जिद करता है कि पैंडा कमजोर हो गया है और मुश्किल से खाता है, अब सिर्फ दिन में 7 बार खाना। ओजन आहें भरता है, चेतावनी देते हुए कि अगर इसने हेल्दी वेट वापस नहीं पाया तो ये गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है। ओनर हैरान दिखता है, इस पर यकीन करने को तैयार नहीं, और हमारा लड़का बिना एक शब्द बोले अगले पेशेंट को बुलाता है। श्विन अपनी मामूली विनम्र मुस्कान के साथ अंदर आता है, हमारे प्रोटैगनिस्ट को शिष्टता से ग्रीट करता है। उसे देखकर ओजन को मैक्स की याद आती है, वो कुत्ता जो अपने मालिक को खोने के बाद पहाड़ से नीचे आ गया था। मैक्स वहाँ रुक गया था, अपने मालिक की कब्र के पास दिनों तक रुका रहा। जे की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। गांव के सभी लोग उस पर तरस खाते थे, जब तक कि वो आखिरकार उस एक शख्स के लिए नहीं खुला जो उसे मिलने आता था और उसकी परवाह करता था, श्विन। जब ओजन पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया और क्या मैक्स को कुछ हुआ है, श्विन इनकार करता है और इसके बजाय अपने बैग से एक मैंड्रेक प्लांट निकालता है। सेलिना उसमें कुछ अजीब नोटिस करती है। उसकी जड़ मिट्टी के ऊपर दिख रही है, ज्यादातर मैंड्रेक्स के विपरीत जो गहराई में दबे रहना पसंद करते हैं। श्विन समझाता है कि जेक ने गुजरने से पहले मैंड्रेक को ढूंढ लिया था और इसे एक निशानी के तौर पर रखने का फैसला किया था। फिर भी जब उन्होंने इसे दोबारा लगाने की कोशिश की, मैंड्रेक खुद को जमीन से बाहर निकालता रहा। दिन रात लगातार चिल्लाता रहा, जब तक कि गांव में हर कोई ईयरप्लग्स पहनने पर मजबूर नहीं हो गया। कुछ के तो कान के पर्दे भी फट गए। सेलिना बताती है कि ऐसा बिहेवियर हो सकता है क्योंकि मैंड्रेक्स अपने आसपास के माहौल को लेकर नखरे वाले माने जाते हैं। श्विन आहें भरता है कि प्लांट को संभालना नामुमकिन हो गया है, ये नोट करते हुए कि वो अभी शांत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो सो रहा है। लेकिन एक बार जागते ही हंगामा शुरू हो जाता है। वो ओजन से इसे लेने की भीख मांगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मना कर देता है, जिद करते हुए कि वो जानवरों का इलाज करता है, पौधों का नहीं, और जो चीज चिल्लाती है उसे पौधा माना भी नहीं जा सकता। श्विन जिद करता है कि ये ना तो पौधा है ना जानवर, बल्कि उससे भी बुरा कुछ है, एक राक्षस है। ओजन पलटकर कहता है कि अगर ऐसा है तो चर्च इसे ले जाने के लिए बेहतर जगह होगी। इससे पहले कि कोई और बात होती, मैंड्रेक हिलने लगता है। श्विन घबरा जाता है, चिल्लाते हुए कि वो जाग रहा है और जल्दी में उसे वहीं छोड़ देता है। हमारे हीरो के रोकने से पहले अपने साथियों के साथ क्लिनिक से भाग जाता है। परेशान होकर ओजन उनके पीछे कुछ बुरा भला कहता है, बुड़बुड़ाता है कि उसने लोगों को बहुत सी चीजें छोड़ते हुए देखा है, लेकिन कभी एक पौधा नहीं। सेलिना जल्दी से मैंड्रेक को ग्लास शील्ड से ढक देती है और उसे याद दिलाती है कि मैंड्रेक्स कीमती हर्ब्स हैं। उनका हर हिस्सा पत्ते से लेकर जड़ तक मरते हुए को जिंदा कर सकता है। हमारा लड़का उनकी कीमत के बारे में शिकायत करता है अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सके। अचानक मैंड्रेक अपनी आंखें खोलता है। सेलिना उसे चिल्लाने से पहले अपने कान बंद करने की चेतावनी देती है, अपने कान के पर्दों के लिए डरते हुए। ओजिन घबराकर अपने गुमशुदा नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स के बारे में शिकायत करता है और खुद को तैयार करता है, लेकिन चिल्लाने के बजाय मैंड्रेक मुस्कुराता है। कंफ्यूज्ड होकर वो देखता है, जबकि सेलिना उसके बिहेवियर को स्टडी करती है। उसे एहसास होता है कि वो शायद उसे पसंद करता है और वो उसे अपना नेकलेस निकालने के लिए कहती है। जैसे ही वो ऐसा करता है, मैंड्रेक की आंखें फटी रह जाती हैं और वो खुशी से नाचने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मुश्किल से इस पर यकीन कर पाता है, जबकि सेलिना हंसती है, ये कहते हुए कि वो उस सनफ्लावर टॉय जितना खुश दिख रहा है जो उसने एक बार देखा था। वो बुड़बुड़ाता है कि ये कंपैरिजन कितना घिनौना सुनाई देता है, लेकिन सेलिना बस उसे कहती है कि अभी के लिए वो उसे अपने कमरे में रखे। उसके विरोध के बावजूद वो आखिरकार वैसा ही करता है। उस रात बाद में दरवाजे पर एक तेज दस्तक हमारे हीरो को जगा देती है। आधी नींद में वो शिकायत करता है कि रात की विजिट के एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, जब तक कि एक औरत बुरी तरह खून से लथपथ घायल कुत्ते के साथ अंदर नहीं आती। गहरे घाव देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट बुड़बुड़ाता है कि चोटें इतनी गंभीर हैं कि खून रोकना मुश्किल है। सेलिना उसे याद दिलाती है कि मंदरे के पत्तों में स्ट्रॉन्ग क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके कहने पर वो पौधे के पास जाती
जाती है। मंदिरा उसे शक की निगाह से देखता है, इसलिए वो हिचकिचाती है और सुझाव देती है कि ओजन को खुद मांगना चाहिए। वो एक पौधे से इजाजत मांगने की बेवकूफी पर बड़बड़ाता है, लेकिन फिर भी करता है। जैसे ही वो पत्ता मांगता है, मंदिरा मुस्कुराता है, नाचता है और धीरे से गुनगुनाता है। भौचक्का होकर भी हमारा लड़का पत्ता ले लेता है और खून रोकने में कामयाब हो जाता है। कुत्ते की जान बचा लेता है। औरत शुक्रिया अदा करते हुए रोती है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट जम्हाई लेता है और उसे फॉलो अप केयर के लिए वापस आने को कहता है और फिर बिस्तर पर वापस चला जाता है। सिर्फ आधे घंटे बाद एक और जरूरी दस्तक उसके आराम में खलल डालती है। इस बार एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है, जिसकी गोद में एक घायल हिरण है और वो मदद की भीख मांग रहा है। जानवर का शरीर बेरहमी से दिए गए जख्मों से भरा है और ओजन गंभीरता से नोट करता है कि ये शिकार के नहीं है, बल्कि किसी ऐसे शख्स के हैं जिसे जुल्म करने में मजा आता हो। वो किसी साइकोपैथ के जिम्मेदार होने के बारे में बुड़बुड़ाता है, जिसे गाँव वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, जो पूछते हैं कि क्या ये किसी तरह का नया मॉन्स्टर है। जब एक छोटी लड़की धीरे से समझाती है कि ये बैरन डॉयल का पेट भेड़िया है जो मजे के लिए ऐसी चीजें करता है, तो हमारे प्रोटैगनिस्ट का डिसबिलीफ गुस्से में बदल जाता है। वो नोबल को कोसने लगता है, ये जानने की मांग करता है कि ऐसे बिहेवियर की इजाजत कैसे है और एनिमल प्रोटेक्शन लॉज की कमी के बारे में चिल्लाता है। गाँव वाले उसे याद दिलाते हैं कि बैरन अनटचेबल है, एक नोबल है। हमारा हीरो अन्याय के खिलाफ बोलता है, आजादी, कानून और लोकतंत्र के बारे में चिल्लाता है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो बाकियों ने कभी सुने भी नहीं थे, जब तक कि सलीना उसे हिरण का इलाज करने पर ध्यान देने के लिए नहीं कहती। एक हफ्ते बाद क्लिनिक के बाहर हंगामा हो जाता है। एक बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। सभी डॉक्टर को उनके पेट्स बचाने के लिए चिल्लाते हैं। थका हुआ और परेशान ओजन शोर शराबे में शामिल हो जाता है, बुड़बुड़ाते हुए कि वो अब इस तरह नहीं जी सकता और क्लास रेवोल्यूशन की मांग करता है। हमारा लड़का भीड़ को डॉय की हवेली की तरफ ले जाता है, बैरन के खिलाफ आरोप लगाते हुए नारे लगाता है और अब्यूज जानवरों के लिए इंसाफ की मांग करते हैं, जब तक कि बैरन के गार्ड्स नहीं आ जाते। जब वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में पूछते हैं, वो बुदबुदाता है कि उनकी इंटेलिजेंस डरावनी हद तक तेज है और आगे बढ़कर अपना नाम बताता है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब गार्ड्स झुकते हैं और इज्जत के साथ उसे कैसल ले जाते हैं। अंदर वो फर्श पर एक बड़े से ब्लड फैंग्ड वुल्फ को पड़ा हुआ पाता है, जो बुरी तरह घायल था। बैरन डॉयल उसके बगल में खड़ा है, डेस्परेट होकर ओजन से अपने प्यारे पेट को बचाने की भीख मांग रहा है, बदले में कुछ भी देने का वादा करते हुए। हमारा हीरो और सेलिना वहीं जम जाते हैं, उसी जीव को देखकर हैरान रह जाते हैं जिसने इतनी तकलीफ दी थी। जानवरों के हमलों के एक हफ्ते बाद गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, वेस्टर्न फॉरेस्ट में देखे गए एक जादुई जीव के बारे में फुसफुसाते हुए। अफवाहें फैलती हैं कि निकाले गए भेड़िए को मार दिया गया है और एक बड़ा सा आदमखोर मॉन्स्टर अब जंगल में घूम रहा है। जानवरों का शिकार करने के बाद अब लोगों पर हमला कर रहा है। भीड़ में डर फैल जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि गांव बर्बाद होने वाला है और लोआ सेटलमेंट की तरफ भागने की बात करते हैं। दूसरे जिद करते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बैरन डॉयल ने मॉन्स्टर सब्जुगेशन ऑपरेशन शुरू किया है। वो जंगल में लगाए गए एक बड़े जाल और दिन रात गश्त करते सिपाहियों का जिक्र करते हैं। गांव वाले बैरन को भरोसेमंद बताकर उसकी तारीफ करते हैं, यकीन करते हुए कि वो उसकी सुरक्षा में सेफ है। हमारा हीरो सुनता है, पूरी तरह जानते हुए कि सच्चाई काफी अलग है। वो याद करता है कि कैसे उसने बैरन को रोते हुए और अपने आदमियों को उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए चिल्लाते हुए देखा था, जिसने उसके बच्चे पर हमला किया था, जबकि उसके नौकर उसे शांत करने और चुपचाप हालात संभालने में लगे थे। ओजन को ये नजारा उसकी अपनी दुनिया के मीडिया मैनिपुलेशन जैसा लगता है। सेलिना उसके बगल में खड़ी होकर उसके चेहरे पर परेशानी नोटिस करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्लिनिक लाए गए ज्यादातर घायल जानवरों पर गाँव के पास ईस्टर्न फॉरेस्ट में हमला हुआ था, जबकि बैरन के भेड़िए वाली घटना वेस्ट में काफी अंदर हुई थी। इसके बावजूद बैरन के आदमी वेस्टर्न वुड्स पर ध्यान दे रहे हैं, ईस्ट को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। सेलिना को भी ये शकी लगता है। गांव वाले वेस्टर्न फॉरेस्ट में शायद ही कभी कदम रखते हैं, एक ऐसी जगह जिसके भूतिया होने की अफवाह है। जब वो चर्चा कर रहे होते हैं, ग्लास वर्कशॉप का एक आदमी उन्हें अंदर बुलाता है, ये बताते हुए कि ओजन ने जो सामान ऑर्डर किया था, सिरिंजेस, वो तैयार है। वो माउथ ब्लोन है, एल्बेरियम पाउडर के साथ मिक्स किया हुआ रीइंफोर्स्ड ग्लास जो हीट और शॉक रेजिस्टेंट है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उनकी जांच करता है, क्राफ्ट्समैनशिप से इम्प्रेस होकर टेक्नोलॉजी को शानदार कहता है और हैरान होता है कि वो हैंडमेड है। कारीगर बताता है कि प्रोसेस मुश्किल था और जिद करता है कि वो और नहीं बना सकता। ओजन उसे दिलदारी से पैसे देता है। आदमी की हिचकिचाहट के बावजूद पार्टनरशिप बना लेता है। धीरे धीरे क्लिनिक नई इक्विपमेंट से भर जाता है। रेनोवेशंस शुरू होते हैं और सेलिना लेआउट का मुआयना करती है। ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न स्ट्रक्चर देखकर हैरान रह जाती है। हमारा लड़का मन में सोचता है कि ये आखिरकार एक असली हॉस्पिटल जैसा लग रहा है। एक दिन एक आदमी हर्ब्स के गट्ठर लेकर अंदर आता है। वो दिलचस्प असर वाली कई वैरायटी दिखाता है। कुछ खाने या सूंघने पर नींद लाते हैं, दूसरे पेट दर्द ठीक करते हैं या खांसी रोकते हैं।
हैं और एक हर्ब में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है। ओजिन उन्हें यकीन ना करते हुए एग्जामिन करता है, उनके असर को जबरदस्त पाता है। कुछ के बारे में तो अफवाह है कि वो जानलेवा बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। वो बुदबुदाता है कि उसकी दुनिया में भी ऐसा कुछ नहीं है। जबकि सेलिना उसके शक करने का मजाक उड़ाती है। अचानक एक लड़की भागती हुई अंदर आती है, ओजिन को जल्दी आने के लिए बुलाती है क्योंकि मॉन्स्टर पकड़ा गया है। जंगल में सिपाही, कुत्ते और बैरन डॉयल टूटे हुए जाल के चारों तरफ इकट्ठा खड़े हैं। पेड़ों के बीच एक दहाड़ने की आवाज गूंज रही है। सिपाही आगे बढ़ते हैं, दावा करते हुए कि मॉन्स्टर घिरा हुआ है। जैसे ही हमारा हीरो पास आता है, जीव की परछाई दिखाई देती है, लेकिन वहाँ बस एक छोटी सी बिल्ली गुस्से में रो रही होती है। सब शांत हो जाते हैं। सिपाही हिचकिचाते हैं, ये नोट करते हुए कि वो एक आम सड़क की बिल्ली जैसी लग रही है। लेकिन बैरन जिद करता है कि ये वही जीव है जिसने उसके भेड़िए को डराया था, उसके पंजों और दांतों की तरफ इशारा करते हुए उसके शैतानी नेचर के सबूत के तौर पर। ओजिन को एहसास होता है कि सिपाही सीरियस है। जैसे ही वो बिल्ली पर जाल फेंकते हैं, जानवर छटपटाता है और रोता है, जबकि बैरन हंसता है, उसे जलाने का आदेश देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट विरोध करता है, लेकिन बैरन मांग करता है कि बिल्ली को पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए जिंदा घसीटा जाए। डरे हुए जानवर को देखकर हमारे हीरो को अपनी दुनिया की याद आती है, जहाँ एक आदमी एक बार उसके क्लिनिक में एक घायल बिल्ली लाया था, ये बताते हुए कि वो उसे शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में खाना खिलाता था, इससे पहले कि किसी ने उसे चोट पहुंचाई। ओजिन ने ऐसे लोगों को राक्षस कहा था, एनिमल अब्यूजर्स से सबसे ज्यादा नफरत करते हुए। वर्तमान में वापस आकर बिल्ली जाल को फाड़ देती है, जिससे सिपाहियों में हड़कंप मच जाता है और वो उसे फिर से फंसाने के लिए चिल्लाते हैं। अचानक हमारे लड़के को एक आइडिया आता है। वो सबको अपना मुंह और नाक ढकने के लिए चिल्लाता है, फिर बिल्ली के माथे की तरफ इशारा करता है। एम लेटर के आकार का निशान उसकी भौंवों के ऊपर हल्का सा चमकता है। वो घोषणा करता है कि ये एक महान राक्षस का निशान है, वो जो दुनिया भर में महामारी लाता है। गना का निशान, महान महामारी। ओजिन घोषणा करता है कि बिल्ली एक राक्षस है, उस महान प्लेग का साक्षात रूप, दावा करते हुए कि इन्फेक्शन पहले चूहों से फैला, फिर उस बिल्ली में चला गया जिसने इन्फेक्टेड चूहों को खाया और उनका काला जादू सोख लिया, जिससे वो बीमारी का और भी ताकतवर कैरियर बन गई। हमारे प्रोटैगनिस्ट के मुताबिक ये बिल्ली आने वाली तबाही का जरिया है। वो चेतावनी देता है कि एक बार बीमारी फैलने लगी तो आधी आबादी गायब हो जाएगी। लोग जो बिल्ली को मारने के लिए पहले से तैयार थे, यकीन न करते हुए सुनते हैं। सिपाही उसके दावे का मजाक उड़ाते हैं और बैरन डॉयल भी सच्चाई पर जोर देता है, हमारे हीरो की कहानी पर शक करते हुए। उनके शक के बावजूद ओजिन डटा रहता है, एक ऐसी दुनिया को याद करते हुए जो बिल्कुल इस दुनिया जैसी थी, जिसने कभी ऐसी ही प्लेग के खिलाफ जंग लड़ी थी। एक दुनिया जो मास्क, डर और हुंगामे से भरी थी। वो जिद करता है कि जीव में भले ही शैतानी एनर्जी हो, लेकिन वो अभी इतना छोटा है कि उसे दबाया जा सकता है। हमारा लड़का जोड़ता है कि उसकी दुनिया में इलाज ढूंढ लिया गया था और यहाँ भी वैसा ही मुमकिन हो सकता है। सेलिना की तरफ मुड़ते हुए ओजिन चुपचाप उम्मीद करता है कि वो उसके झूठ में उसका साथ देगी। वो शांति से समझाते हुए ऐसा करती है कि बिल्ली के खून और सही हर्ब्स के साथ इलाज बनाना मुमकिन हो सकता है। ऊपर से शांत दिखते हुए हमारा हीरो चिंता करता है कि उसका पेंतरा फेल हो सकता है। सिपाही कहानी को बेवकूफी भरा बताकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इससे पहले कि तनाव और बढ़े, बैरन ओजिन को 1 हफ्ता देता है। उस वक्त के अंदर उसे जीव को ठीक करना है और कैसल में पेश करना है, जिसके बाद बिल्ली को सार्वजनिक रूप से मार दिया जाएगा। वापस क्लिनिक में हमारा प्रोटैगनिस्ट राहत की सांस लेता है। सेलिना का उसकी क्विक थिंकिंग के लिए शुक्रिया अदा करता है और इम्प्रेस होता है कि उसने कितने यकीन के साथ दिया। वो जवाब देती है कि उसने झूठ नहीं बोला था। टेक्निकली जीव और मैंड्रे रूट्स का यूज करके इलाज बनाया जा सकता है, हालांकि इसके लिए सैकड़ों मैंड्रिक्स की जरूरत होगी। वो पूछती है कि वो जानवर को क्यों बचाना चाहता है, चेतावनी देते हुए कि एक बार जब वो जाग गया तो उसकी ताकत को कंट्रोल करना नामुमकिन हो सकता है। ओजिन समझाता है कि ये बिल्ली गांव के हमलों के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो जानवरों की चोटों के रिकॉर्ड दिखाता है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि घाव साइज और शेप दोनों में उन घावों से अलग है जो बिल्ली दे सकती थी। पैटर्न किसी बिल्कुल अलग शिकारी की तरफ इशारा करता है। सेलिना को जल्दी ही सच्चाई का एहसास हो जाता है। मैग्मा, बैरन डॉयल का भेड़िया, असली गुनहगार रहा होगा और बिल्ली ने बस अपना बचाव किया था। हमारा प्रोटैगनिस्ट सहमत होता है, लेकिन उसे ये शकी लगता है कि बैरन, जिसने कभी मैग्मा के हमलों को छुपाया था, अचानक दूसरे जानवर पर इल्जाम लगाता है और एक पब्लिक हंट शुरू करता है। उसे शक है कि हंट बस एक कवर है और असली निशाना बिल्ली है। सेलिना ऑब्जर्व करती है कि इससे समझ आता है कि बैरन क्यों जीव को जिंदा पकड़ना चाहता था, ना कि मारना, और क्यों उसने ओजिन की कमजोर सफाई को इतनी आसानी से मान लिया। उसके झूठ को क्लमजी बोलने पर हमारे हीरो को चिढ़ होती है, लेकिन जल्द ही उसका ध्यान बिल्ली के घावों पर जाता है। उसके माथे पर निशान कोई आम चोट नहीं है और पैरों पर पुराने निशान लंबे समय से चल रही तकलीफ की तरफ इशारा करते हैं। वो सच्चाई पता लगाने का फैसला करता है कि इस जीव ने क्या सहा है। सेलिना उसे ध्यान से देखती है, ये एहसास करते हुए कि वो लालची और लापरवाह वेट नहीं है जैसा वो पहले मानती थी। जिस
जिस तरह से वो जानवर को संभालता है उसमें एक नरमी है, जब तक कि हमारा लड़का अचानक बिल्ली को गले नहीं लगा लेता, अपना चेहरा उसके फर में छुपा लेता है और उसे मुलायम और गर्म कहता है। ये नजारा सेलिना का पुराना इम्प्रेशन मिटा देता है और उसे यकीन दिला देता है कि ओजिन बस पागल है, जबकि पास ही मैंड्रेट जलन से सुलग रहा होता है। अगली सुबह क्लिनिक के बाहर से डरावनी चीखें गूंजती हैं। शहर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अजीब आवाजों के बारे में डर और हैरानी से फुसफुसाते हुए। अफवाहें तेजी से फैलती है, दावा करते हुए कि हमारा हीरो एक राक्षस से लड़ रहा है और प्लेग के सोर्स को शुद्ध कर रहा है। घंटों में ही पब्लिक ओपिनियन उसे एक लेजेंड बना देती है, दूसरी दुनिया का एक जादूगर। भीड़ उसका नाम चैंट करती है। किम ओजिन को महान जादूगर मानकर अंदर बढ़ते हुए हंगामे से अनजान हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्ली को खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उसका चेहरा नोच लेती है। जीव का गुस्सा उसे चिढ़ाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो पहले से छोटी लग रही है। सेलिना पॉइंट आउट करती है कि पिछले 3 दिनों में उसका साइज और वजन दोनों कम हो गए हैं और वो अंदाजा लगाती है कि शायद वो डेमोनिक एनर्जी खो रही है। ओजन नतीजा निकालता है कि वो बस भूखी है। भूख उसके गुस्से को बढ़ा रही है, एनर्जी जला रही है और एक विशिष्ट साइकिल में उसकी भूख को और गहरा कर रही है। जैसे ही हमारा हीरो कोरोरो नाम के डेमोनिक स्नैक की विश करता है, अचानक उसके सीने में दर्द होता है। उसके गले में ड्रैगन का नेकलेस चमकता है, रोशनी छोड़ता है जो एक जानी पहचानी चॉकलेट जैसी ट्रीट में बदल जाती है। स्नैक सीधा बिल्ली के मुंह में जाता है और वो खुशी से चबाने लगती है। ओजिन राहत महसूस करते हुए बढ़ते हुए प्यार के साथ उसे खिलाता रहता है, जबकि सेलिना खामोश हैरानी में देखती है। जैसे जैसे बिल्ली खाती है उसके माथे का निशान हल्का सा चमकने लगता है। सेलिना वहीं जम जाती है, अचानक एहसास करते हुए कि सब कुछ समझ आ रहा है। उनके सामने जो जीव था वो कभी सिर्फ एक बिल्ली थी ही नहीं। मोनोसेरस, वो सींग वाला शेर, कभी एक मिथिकल बीस्ट के रूप में राज करता था उस दौर में जब ड्रैगन्स गायब हो गए थे और माना दुनिया भर में उमड़ रहा था। पवित्र माने जाने वाले उनके सींग बंजर जमीन को पानी का आशीर्वाद देते थे और अंधेरे को रोशनी में बदल देते थे। उनके दिलों में माना पैदा करने की चमत्कारी ताकत थी और उनके माथे पर लगा सींग एक डिवाइन चैनल का काम करता था, जिसके जरिए वो एनर्जी बहती थी। फिर भी जिन्होंने उन्हें छूने की हिम्मत की, उनकी मौत पक्की थी। महान माना फैमिन के बाद उनकी तादाद कम हो गई, जिससे वो जिंदा रहने के लिए खुद को छोटे जीवों के रूप में छुपाने पर मजबूर हो गए। कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अपने डिवाइन वंश का गर्व कभी नहीं खोया और उन्हें इंसानों द्वारा कभी पालतू नहीं बनाया जा सका, सिवाय एक हस्ती के, स्पिरिट ऑफ हीलिंग। क्लिनिक में छोटी बिल्ली आखिरकार पॉटी कर देती है और ओजिन राहत महसूस करते हुए उसकी तारीफ करता है, जबकि वो उसे चूरो खिला रहा होता है। सेलेना देखते हुए सोचती है कि क्या उस जीव को डेमोनिक ट्रीट से ललचाते रहना समझदारी है। उसी रात बैरन डॉयल की हवेली में एक जासूस उसे रिपोर्ट करता है कि बिल्ली आज्ञाकारी होकर खा रही है और हमारा लड़का उसे एक बच्चे की तरह अपनी बाहों में पकड़ता है। बैरन शक करते हुए सुनता है जब उसके सिपाही उसके बगल में घुटने टेकते हैं। उनकी आवाज में बेचैनी है। वो शैतान के शेर और अफवाह वाली प्लेग के बारे में बात करते हैं, चेतावनी देते हुए कि वो जीव शायद साधारण नहीं है। वो याद दिलाते हैं कि किसी भी इंसान ने कभी मोनोकैरस को पालतू नहीं बनाया, यहाँ तक कि एक कमजोर को भी नहीं। सबसे बुरे मामलों में उनके शरीर के अंदर का माना जहर में बदल सकता है, उन्हें जिंदा बॉम्ब बना सकता है। उनकी ताकत, वो कहते हैं, एक पूरे देश को बर्बाद कर सकती है। बैरन डॉयल परेशान होकर ओजिन के उस प्लेग के बारे में कहे शब्दों को याद करता है जिसने कभी उसकी दुनिया को खत्म कर दिया था, एक लड़ाई जो इंसानियत ने सालों तक लड़ी थी। उसे ये भी याद आता है कि कहा जाता था कि मोनोकैरस इंसानों द्वारा दिए गए सभी खाने को ठुकरा देते हैं। अब वो सोचने लगता है कि क्या हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ ऐसा जानता है जो कोई और नहीं जानता। अगली सुबह क्लिनिक कामकाज से भरा हुआ है। नया असिस्टेंट पीओ जो रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा है, अगले पेशेंट को एग्जाम रूम में आने के लिए बुलाता है। जगह लाइवली और ऑर्गेनाइज्ड लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्रॉपर क्लिनिक को होना चाहिए। इस दौरान सेलेना एक शोर मचाने वाले पेशेंट को डांटती है जिसका जानवर शांत रहने से इनकार कर देता है। उसकी चिढ़ बढ़ जाती है और गुस्से के एक पल में वो जादू से शोर को शांत कर देती है, जिससे सब चौंक जाते हैं। ओजिन खौफजदा होकर देखता है। जैसे ही वो अपना जादू दूसरे कस्टमर पर दोहराती है, क्लिनिक के अंदर हंगामा मचा देती है। फिर बिना किसी चेतावनी के सेलिना अचानक आधे दिन की छुट्टी मांगती है और फिर से गायब हो जाती है। बाद में हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ से लिखा नोट ढूंढता है जिसमें बिना परमिशन के उसकी एब्सेंस के बारे में लिखा था। उसकी खराब हैंडराइटिंग उसकी फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा देती है। वो भड़कता है कि असली वेटरिनेरियंस भी इतना अनप्रोफेशनली बिहेव नहीं करेंगे। मदद के लिए डेस्परेट होकर वो पीओ को बुलाता है जो पास की ही एक जान पहचान वाली है, ताकि वो टेम्परेरीली काम संभाल सके। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब पीओ काफी काबिल निकलती है, क्लाइंट्स को हैंडल करती है, सामान उठाती है और खुशी खुशी
मेहनत से सब कुछ ऑर्गेनाइज रखती है। उसकी काम करने की लगन हमारे हीरो को इतना इम्प्रेस करती है कि वो उसे परमानेंट पोजीशन देने के बारे में सोचने लगता है। बिजी दिन के बीच ओजन कुछ अजीब नोटिस करता है। क्लिनिक, जो आमतौर पर जानवरों की आवाजों से भरा रहता था, अचानक शांत हो गया है। अगली सुबह राज खुलता है जब एक जाना पहचाना पेशेंट वापस आता है, पिंग पिंग हैमस्टर। ओजन यकीन न करते हुए घूरता है। वो जीव जिसका वजन कभी मुश्किल से आधा किलो था, अब 10 गुना बड़ा दिख रहा है, लगभग एक छोटे कुत्ते के बराबर। वो जोर से सोचता है कि क्या ये पैंडा बन गया है। ओनर उसे करेक्ट करता है, इसे फ्लॉका डॉग कहता है। तभी हमारे लड़के को एहसास होता है कि इस दुनिया में हैमस्टर्स का नाम अलग है। ओनर उसके रिएक्शन से कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या वो जानता है कि फ्लॉपर क्या होता है। ओजन बात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन पियो बड़ी सफाई से बीच में आती है, ये समझाते हुए कि वो दूसरी दुनिया से आया है, इसलिए वो अलग शब्द यूज करता है और इसी वजह से उसकी मेडिकल नॉलेज लोकल समझ से परे है। खुशामद महसूस करते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट सुनता है जब ओनर नतीजा निकालता है कि उसने जरूर विदेश में पढ़ाई की होगी। गर्व और मजाक के साथ वो तुरंत पियो को परमानेंट स्टाफ मेंबर के रूप में हायर कर लेता है। पिंग पिंग की तरफ वापस मुड़ते हुए ओजन उसके बड़े शरीर की जांच करता है। जीव हेल्दी लग रहा है, हालांकि उसका अजीब रंग और साइज सवाल खड़े करते हैं। वो अंदाजा लगाता है कि शायद इसने किसी तरह का ग्रोथ मैजिक सोख लिया है। जैसे ही वो ऑब्जर्व करता है, उसके बगल में बैठी बिल्ली साफ तौर पर जलने लगती है और हैमस्टर की तरफ कूद पड़ती है। जैसे ही वो टच करती है, पिंग पिंग 3 आइडेंटिकल कॉपीज में बंट जाता है। क्लिनिक में सब वहीं जम जाते हैं। ओजन जो देख रहा है उसे समझने में मुश्किल होती है। मन ही मन विरोध करता है कि ये फिजिक्स के हर उस कानून को तोड़ता है जो वो जानता है। ओनर खुशी से भरकर तीनों जीवों को गले लगाता है, ये कहते हुए कि सालों के अकेलेपन के बाद आखिरकार पिंग पिंग का परिवार बन गया है। उनमें से एक छोटी कॉपी कमरे में भागती है, जिससे क्लिनिक में एक अफरा तफरी वाली भागम दौड़ शुरू हो जाती है। छोटे शरीर उन्हें नामुमकिन हद तक तेज बनाते हैं, जिससे हंगामा और बढ़ जाता है। सेलिना अचानक वापस आती है, कहीं से भी प्रकट हो जाती है। बड़ी आसानी और सटीकता से वो तीनों को पकड़ लेती है, 2 अपने हाथों में और एक अपने दांतों के बीच, और उन्हें ब्लूप्स घोषित करती है। जब उनकी ओरिजिन के बारे में पूछा जाता है तो ओनर मानता है कि उसे ये जीव अपने पिता से तोहफे में मिला था। उसके असली नेचर से अनजान सेलिना उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए रखने का फैसला करती है, ओनर को भरोसा दिलाते हुए कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ओजन जोड़ता है कि क्लिनिक कभी भी अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स नहीं करता और गार्जियन की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। हालांकि मन ही मन वो सोचता है कि वो नैतिक भाषण देने वाला कौन होता है। उस शाम बाद में सेलिना समझाती है कि ब्लूप्स नेचुरल जीव बिल्कुल नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल बीइंग्स हैं, जिन्हें बहुत पहले एक पागल मेज ने बनाया था। हमारा हीरो हैरान रह जाता है, ये एहसास करके कि इस दुनिया में भी अपने पागल साइंटिस्ट्स हैं। सेलिना जिद करती है कि मेज पूरी तरह बुरा नहीं था, बस भटका हुआ था और उसकी रचनाएं भले ही अनस्टेबल थी, कभी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी। ओजन कमेंट करता है कि ब्लूप्स को तो 1 सदी पहले गायब हो जाना चाहिए था और इतने वक्त बाद एक से मिलने पर हैरान होता है। क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो जाती है और वो कैजुअली सेलिना से पूछता है कि आखिर उसकी उम्र क्या है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, पास के स्कूंजा से एक अजीब सी गर्गलिंग आवाज आती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चिंता में उसकी तरफ मुड़ता है, तभी एक दस्तक उसे रोक देती है। दरवाजे के पीछे से एक सिपाही की आवाज बैरन डॉयल के आने की घोषणा करती है। जैसे ही लॉर्ड बैरन ओजन के क्लिनिक में कदम रखते हैं, ये ऐलान करते हुए कि वो मॉन्स्टर को बाहर लाएंगे, हमारा प्रोटैगनिस्ट एक खामोश घबराहट में घुल जाता है। बिल्ली को छुपाने या हफ्ते के अंदर उसे भगाने के बीच फंसा हुआ, उसके पास तैयारी का वक्त नहीं था। हर पल उस जीव की देखभाल में खर्च हो गया। एक घबराहट भरी मुस्कान लाते हुए हमारा हीरो नोबल को पोलाइटली ग्रीट करता है। उसका दिमाग सेलिना की तरफ जाता है, जो पहले ही जा चुकी है और उसे इस मुसीबत का अकेले सामना करने के लिए छोड़ गई है। बैरन भारी मन से बैठता है, फॉर्मेलिटीज में दिलचस्पी नहीं लेता, चाय के ऑफर को भी ठुकरा देता है और तुरंत मॉन्स्टर को देखने की मांग करता है। ओजन हिचकिचाता है, बुड़बुड़ाता है कि इलाज अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन बैरन रूखेपन से पॉइंट आउट करता है कि अगर क्लिनिक अभी भी खुला है तो इलाज पूरा हो गया होगा। हमारा लड़का जल्दी से एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है। एग्जॉर्सिज्म के दौरान हुई एक गड़बड़ ने उसकी और बिल्ली के बीच एक रहस्यमयी छाप पैदा कर दी, उन्हें आपस में बांध दिया ताकि वो अब अलग न हो सके। बैरन के आदमी शक भरी नजरों से एक दूसरे को देखते हैं, बुड़बुड़ाते हुए, वो जरूर पागल हो गया है जो ऐसे बकवास पर किसी के भी यकीन करने की उम्मीद कर रहा है। ये समझकर कि उसकी कहानी का भंडा फूट रहा है, हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी रणनीति बदलता है, ये पूछते हुए कि बैरन ने अपनी हवेली के काल कोठरी में एक और काली बिल्ली क्यों बंद कर रखी है। ये आरोप नोबल को चौंका देता है। एक पल के लिए उसका धैर्य डगमगा जाता है। ओजन और जोर देता है उस पे असली बिल्ली को एक मासूम बिल्ली से बदलने की साजिश का आरोप लगाते हुए। बैरन गुस्से और बचाव
बचाव में इनकार करता है। इल्जाम दूसरे पर डालते हुए जिद करता है कि गांव को परेशान करने वाले जानवरों के हमले सुंजा की वजह से नहीं बल्कि ओजन की अपनी लापरवाही की वजह से हुए थे। हमारा हीरो जवाब देता है कि असली गुनहगार बैरन का अपना भेड़िया था, सबूत के तौर पर एक मेडिकल चार्ट पेश करते हुए। पीड़ितों के घाव भेड़िए के पंजों से मेल खाते हैं। एक आदमी दस्तावेज छीन लेता है, उन्हें फाड़ देता है और उसका मजाक उड़ाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस दांत पीस सकता है, चुपचाप इस दुनिया में डिजिटल रिकॉर्ड्स की कमी को कोसते हुए। अचानक बैरन का एक आदमी ओजन को एक तरफ धक्का देता है और सुंजा के पिंजरे के पास जाता है। बिल्ली फुफकारने लगती है और हमला करती है, घुसपैठिए को नोचने लगती है। हमारे लड़के के ख्यालात तेजी से चलते हैं। एक स्टील कैरियर बुलाना बहुत ज्यादा रिवील कर देगा और हथियारों का कोई भी संकेत चीजों को और बिगाड़ सकता है। वो अपने गले में लटके पेंडेंट को पकड़ता है, उसकी शक्ति का इस्तेमाल करने का रिस्क लेने या न लेने पर सोच विचार करते हुए, ये जानते हुए कि ऐसा कदम सब कुछ बदल सकता है। कोई फैसला होने से पहले दरवाजा जोर से खुलता है। कई एल्व्स अंदर आते हैं, जिनकी अगुवाई सलीना और लंबे सफेद बालों वाला एक लंबा आदमी कर रहा था। नए आने वाले की आवाज अधिकार से गूंजती है जब वो सबको शांत रहने का आदेश देता है। बैरन उसे तुरंत पहचान लेता है। वर्ल्ड ट्री का प्रतीक, उसके माथे पर बना मोनोसर्कल, सभी निशानियां कैलियन की है। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के सुप्रीम इंस्पेक्शन एजेंसी के प्रमुख और एथरन ऑर्डर के संरक्षक। बैरन लड़खड़ाते हुए ग्रीट करता है, अपनी बेचैनी को एक तंज भरे कमेंट से छुपाते हुए इतने पवित्र ऑर्डर के एक गंदे क्लिनिक में आने की विडंबना पर। ओजन इस अपमान पर गुस्सा होता है लेकिन अपनी जबान पर काबू रखता है। कैलियन घोषणा करता है कि वो एक विलुप्त हो रहे डिवाइन बीस्ट की रिपोर्ट्स पर आए हैं। हमारा हीरो घूरता है, थोड़ी देर के लिए उसके एल्फ के इतने अनरियल होने से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जैसे कि कोई मूवी कैरेक्टर जिंदा हो गया हो। उसे एहसास होता है कि सलीना के दिनों तक गायब होने का यही कारण होगा। जब वो पिंजरा कैलियन को देती है, उसे सच का पता चलता है। उसके हल्के नुकीले कान हमेशा एक इशारा थे, वो भी एक एल्फ है। सलीना अपने सुपीरियर को सावधान रहने की चेतावनी देती है, जिद करती है कि बिल्ली खतरनाक रूप से जुंगली है। किलियन एक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। सुंजा को नीली रोशनी के गोले में घेर लेता है। जैसे ही वो जीव बिना वजन के उठता है, वो उसके सर पर लगी चोट की जांच करता है, ये नोट करते हुए कि ये वर्ल्ड ट्री की ब्रांच के क्रॉस सेक्शन जैसा लग रहा है। एक निशान जो माना एक्सट्रैक्टर द्वारा छोड़ा गया है, एक डिवाइस जो पवित्र जीवों का एसेंस निचोड़ने के लिए यूज किया जाता है। उसका शांत स्वभाव गुस्से में बदल जाता है जब वो बैरन की तरफ मुड़ता है, ये जानने की मांग करते हुए कि क्या वही था जिसने सुंजा मोनोसेरोस के सींग को काटा था। नोबल कांपता है, अपनी बेकसूरी का दावा करता है, फिर और जोर डालने पर घबराहट में भाग जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरानी से देखता है, ये एहसास करते हुए कि यहाँ एल्व्स की ताकत और असर नोबिलिटी से भी ज्यादा है। वो इस नजारे से रोमांचित हुए बिना नहीं रह सकता। इस दौरान कला कहता है कि गिनती के हथियार ही एक डिवाइन बीस्ट को इस तरह घायल कर सकते हैं और वादा करता है कि सच जल्द ही सामने आएगा। वो ओजन को जीव की रक्षा करने के लिए शुक्रिया अदा करता है और घोषणा करता है कि वो मोनोकेरोस को अपनी देखभाल में ले लेंगे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, सुंजा की एनर्जी बढ़ जाती है। बिल्ली जादुई रुकावट को तोड़ देती है, आगे भागती है और खुद को हमारे हीरो की बाहों में छुपा लेती है, उससे चिपककर जैसे कि उसे छोड़ने से डर रही हो। एल्व्स यकीन न करते हुए जम जाते हैं। एक पवित्र जीव एक इंसान से सुकून ढूंढ रहा है। सुंजा ओजन के नेकलेस से लिपट जाती है, शरीर कांप रहा है। कैलन की नजरें तीखी हो जाती हैं जैसे ही वो पेंडेंट को स्टडी करता है। उसकी आंखों में पहचान दिखाई देती है। वो अपने साथियों से फुसफुसाता है कि अफवाहें सच हैं और इसके नतीजे उम्मीद से कहीं बड़े हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस गहरी नजर से असहज महसूस करता है। ये वही नजर है जो उसके यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने उसे ग्रेजुएट स्कूल में भर्ती करने की कोशिश करने से पहले दी थी। यहाँ तक कि सलीना भी अब उसे ऐसी नजरों से देखती है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। एक ब्रेक के बाद कैलन सुंजा को ओजन के हवाले करने का फैसला करता है, ये समझाते हुए कि हालांकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर इंसान और जानवर दोनों को जांच के लिए हेडक्वार्टर्स ले जाना होता है, लेकिन सलीना की मौजूदगी काफी भरोसा दिलाती है। वो बस कंधे उचकाती है, उसकी ऊबियत साफ दिख रही थी। हमारा लड़का उसके उत्साह की कमी पर सवाल उठाए बिना नहीं रह सकता, सोचते हुए कि वो सब कुछ होने के बावजूद इतनी शांत कैसे रह सकती है। कैलियन एक और जादू करता है, एक नाजुक सा नेकलेस बनाता है और उसे सुंजा के गले में पहना देता है। वो चार्म प्रोटेक्टिव मैजिक के साथ हल्का सा चमकता है, जो जीव को उसके खोए हुए सींग की जगह ताकत वापस पाने के लिए डिजाइन किया गया है। सुंजा चटपटाती है, साफ तौर पर उस गहने से चिढ़ गई है। एल्व्स में से एक समझाता है, इस जादू में एक इमरजेंसी सिग्नल भी है जिससे उन्हें तुरंत पता चल जाएगा अगर जीव खतरे में पड़ता है। ओजन उनकी जादुई सोफिस्टिकेशन देखकर हैरान रह जाता है। ये तो प्रैक्टिकली एक ऑटोमेटिक रेस्क्यू सिस्टम है। कैलियन फिर एक अंगूठी निकालता है और हमारे हीरो को शुक्रिया अदा करने के लिए देता है, समझाते हुए कि इसमें सेलेस्टियन परिवार की अथॉरिटी और वैसे ही प्रोटेक्टिव
मैजिक है। ओजन हिचकिचाते हुए एक्सेप्ट करता है। आधा सम्मानित महसूस कर रहा था और आधा चिंता में था कि इस तोहफे के साथ क्या मुसीबतें आएंगी। कैलियन प्यार से मुस्कुराता है और अंगूठी खुद पहनने की जिद करता है। हालांकि ये अजीब था, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे ऐसा करने देता है। एल्व्स सहमत होकर फुसफुसाते हैं, ये नोट करते हुए कि अंगूठी उस पर बिल्कुल सूट कर रही है। वो अपनी उंगली पर चमकती हुई बैंड को देखता है, अभी भी अनजान कि उसने कैसी किस्मत में कदम रख दिया है। किम ओजन पैदाइश से सिंगल रहा है और अब उसकी जिंदगी की पहली अंगूठी उसके हाथ पर है। एक एल्फ की अंगूठी जो हल्की सी मैजिक के साथ चमक रही है, जो कुछ ज्यादा ही शकी लगती है। इसमें कुछ तो ऐसा है जो उसे बेचैन करता है। वो पोलाइटली मना करने की कोशिश करता है, माफी मांगता है और कहता है कि वो ऐसा तोहफा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कैलियन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है क्यों, लेकिन हमारा हीरो समझाता है कि एक ऐसे शख्स के तौर पर जो अपने हाथों से काम करता है, एक्सेसरीज बस काम में रुकावट बनती है। कैलियन सुझाव देता है कि वो इसे ज्वेलरी के बजाय आर्मर समझे। हालांकि मन ही मन वो नोट करता है कि ओजन बिल्कुल ही दुनिया से कटा हुआ लगता है। फिर भी हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी बात पर अड़ा रहता है, दोहराता है कि हाथों में कुछ भी पहनना एक डॉक्टर के तौर पर उसके काम में दखल देगा। कैलियन आगे बहस नहीं करता, इसके बजाय वो एक छोटा सा मंत्र बुदबुदाता है और अंगूठी रोशनी में घुल जाती है और ओजन की उंगली पर एक टैटू का रूप ले लेती है। ये उम्मीद से ज्यादा कूल लगता है। कैलियन उसे निशान को अपने दिल पर रखने और अपने परिवार का नाम बोलने के लिए कहता है। जब ओजन ऐसा करता है, उसकी उंगली चमकती है और कैलियन का एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन उसके सामने आ जाता है। एल्फ समझाता है कि ये जादू रिमोट कम्युनिकेशन करवाता है, आवाज और तस्वीर भेजने का मंत्र, और उसे लाइट बोलकर ट्राई करने को कहता है। हमारा लड़का शब्द दोहराता है और उसकी उंगली की पोर से एक छोटी सी किरण निकलती है। एल्व्स हल्की मुस्कुराहट के साथ देखते हैं जब वो एक्साइटेड में अपना हाथ हिलाता है, सच में उस मंत्र से इम्प्रेस होकर। कैलियन उसे भरोसा दिलाता है कि और भी फंक्शंस हैं जो उसे वक्त के साथ पता चलेंगे, लेकिन सबसे जरूरी इसके अंदर बंधा हुआ प्रोटेक्शन एन्चेंटमेंट है। ओजन अपना शुक्रिया अदा करता है, अभी भी हैरान कि कैसे अंगूठी एक टैटू में बदल गई जो इतना एडवांस लगता है। सेलिना हल्की मुस्कुराहट के साथ देखती है, याद करते हुए कि कैसे उसने अंगूठी लेने से साफ मना कर दिया था, लेकिन अब नतीजे से खुश लग रहा है। कैलियन का ध्यान हमारी प्रोटैगनिस्ट के गले में पड़े नेकलेस पर जाता है और उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी आती है। जब ओजन बताता है कि ये एक ड्रैगन से मिला है तो एल्व्स दंग रह जाते हैं। माना जाता है कि ड्रैगन्स 1000 साल पहले गायब हो गए थे। वो साफ करता है कि उसने भी यही सुना था, लेकिन समझाता है कि उसने एक हीलर के तौर पर एक ड्रैगन के बीमार पेट का इलाज किया था। बदले में ड्रैगन ने उसे नेकलेस दिया और उसे घर भेजने का वादा किया, लेकिन इसके बजाय ओजन गलती से इस दुनिया में आ गया। फिर से एहसास करते हुए कि यहाँ हर कोई जादू को कितनी गहराई से समझता है, हमारा हीरो पूछता है कि क्या कोई जानता है कि उसे वापस कैसे भेजा जाए। इससे पहले कि वो बात खत्म करता, तीनों एल्व्स उसे फटी आंखों से घूरते हैं, फिर घुटने टेक देते हैं। वो स्पिरिट ऑफ हीलिंग के लिए इज्जत से मंत्र पढ़ने लगते हैं, किस्मत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें उससे मिलने का सम्मान मिला। ओजन हैरानी में वहीं जम जाता है। वो सच में सोचते हैं कि वो कोई डिवाइन बीइंग है। हमारा लड़का विरोध करता है, जिद करते हुए कि वो गलत फहमी में है। वो बस एक आम इंसान है जो ड्रैगन की गलती में फंस गया है, और ड्रैगन का पेट सीरियसली बीमार भी नहीं था, बस निग्लेक्टेड था। कैलन हालांकि पॉइंट आउट करता है कि उसे फिर भी ड्रैगन की ताकत वाला नेकलेस मिला है। ओजन बुड़बुड़ाता है कि उसने इसे सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंसेस के तौर पर एक्सेप्ट किया था, जब उसे जबरदस्ती दूसरी दुनिया में फेंक दिया गया। कैलन गंभीरता से उसका हाथ पकड़ता है और समझाता है कि उनकी दुनिया एक भयानक संकट का सामना कर रही है। माना वो पवित्र एनर्जी जो सभी की जिंदगी चलाती है खत्म हो रही है। कभी ये खूब बहती थी, लेकिन ड्रैगन के विलुप्त होने के बाद से ये कम हो गई है, जिससे डिवाइन बीस्ट्स गायब हो रहे हैं और दुनिया मुरझा रही है। अगर ये कमी जारी रही तो अगली पीढ़ी जिंदा नहीं बचेगी। इससे लड़ने के लिए दुनिया के नेताओं ने एथेरन ऑर्डर बनाया, एक संगठन जो माना को बचाने और संतुलन वापस लाने के लिए समर्पित है। हमारा प्रोटैगनिस्ट आधा अधूरा सुनते हुए इसका मतलब किसी मैजिकल एनवायरमेंटल एजेंसी जैसा निकालता है। कैलन कहता रहता है कि प्राचीन कथा स्पिरिट ऑफ हीलिंग के बारे में बताती है, एक ऐसा जीव जिसके पास ड्रैगन की अथॉरिटी होगी जो एक दिन दुनिया को बचाएगा। जब वो ये कहता है तो सबकी नजरें ओजन पर टिक जाती हैं। वो यकीन ना करते हुए खुद की तरफ इशारा करता है, पूछता है कि क्या वो सच में उसकी बात कर रहे हैं। किलियन गंभीरता से हाँ करता है, कंफर्म करते हुए कि वो सदियों से उसके आने का इंतजार कर रहे थे। हमारा हीरो फिर से समझाने की कोशिश करता है कि वो पूरी तरह गलत है, लेकिन एल्व्स पहले ही गहराई से झुक रहे हैं, स्पिरिट ऑफ हीलिंग की सेवा में अपनी जिंदगी लगाने की कसम खा रहे हैं। सेलेस्टियन परिवार और एथेरन ऑर्डर दोनों उसकी रक्षा करने का वादा करते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट महसूस करता है उनकी भक्ति का बोझ उसे दबा रहा है, उसके ख्याल घूम रहे हैं। वो चिल्लाकर कहना चाहता है कि ये सब बकवास है, कि जो ड्रैगन उसे यहाँ लाया था वो जरूर पागल होगा। मन ही
मन वो उस जीव को कोसता है, सोचते हुए कि ये किस तरह का मजाक है। अगली सुबह डिवाइन गलत फहमियों का हंगामा उसके क्लिनिक की वही पुरानी रूटीन में बदल जाता है। एक कस्टमर उड़ने वाली मछली लेकर आती है और बताती है कि वो अब उड़ नहीं सकती। ओजन ध्यान से उसकी जांच करता है और पता लगाता है कि उसका न्यूट्रिशन ठीक है, वो बस बूढ़ी हो रही है। ओनर निराश दिखती है, पूछती है कि क्या इस प्रोसेस को धीमा करने या उसे दोबारा उड़ने में मदद करने का कोई तरीका है। हमारा प्रोटैगनिस्ट प्यार से समझाता है कि बुढ़ापा नेचुरल है और इसे टाला नहीं जा सकता, कुछ ऐसा जिसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओनर हिचकिचाती है, फिर बताती है कि उसके बिस्तर पर पड़े पिता ने पूरी जिंदगी फ्लाइंग फिश से प्यार किया है। उन्होंने कभी कई सारी पाली थी, लेकिन बीमार पड़ने के बाद से वो एक एक करके कमजोर होती गई और अब सिर्फ एक लूमी बची है। वो माँ का प्रपोजल गिफ्ट थी। दशकों पहले जब उसके पिता ने उसकी माँ को शादी के लिए पूछा था, उन्होंने लूमी को रात के आसमान में छोड़ा था। उसके चमकते फिन्स सितारे की तरह जगमगा रहे थे। तब उड़ने वाली मछलियाँ उड़ते वक्त रोशनी छोड़ सकती थी, जिससे वो त्योहारों और सेलिब्रेशंस के लिए खास मानी जाती थी। सुनते हुए ओजन सोचता है कि अंगूठी के बजाय मछली के साथ प्रपोज करना कितना अजीब लगता है, जबकि सलीना समझाती है कि कभी इसे रोमांटिक माना जाता था। ओनर हल्का सा मुस्कुराती है, मानते हुए कि अब ऐसा नहीं है। वो आगे कहती है कि उसकी माँ के गुजरने के बाद उसके पिता की तबीयत खराब हो गई और अब वो अपने दिन अकेलेपन में बिताते हैं, अपनी बची हुई मछली की देखभाल करते हुए। हाल ही में ओनर के पिता ने कबूला कि अगर लूमी ने उड़ने की क्षमता खो दी तो उनके पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। हमारा लड़का कहानी के पीछे के दुख को पहचानता है, जैसे सर्दियों से पहले टहनी पर लटका आखिरी पत्ता। सलीना बिना किसी असर के कैजुअली नई मछली खरीदने का सुझाव देती है, जो उसे उसकी हमदर्दी की कमी से चौंका देता है। ओनर रोने की हालत में हमारे हीरो से लूमी को ठीक करने की भीख मांगती है, ताकि वो अपने पिता को निराशा से बचा सके। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बस यही दोहरा सकता है कि लूमी बिल्कुल हेल्दी है, वो बस बूढ़ी हो रही है और जादू भी वक्त को नहीं रोक सकता। ओनर जिद करती है कि अपने पिता को मरने से बचाने के लिए लूमी को फिर से उड़ना ही होगा। ओजन के ये समझाने के बावजूद कि लूमी बीमार नहीं है, बस बूढ़ी हो रही है, उसे एहसास होता है कि इमोशनल लगाव कितना खतरनाक हो सकता है। इस दुनिया में भी पेट ओनर्स अपनी साथ कुछ तब तक खाना खाने से मना कर देते हैं जब तक उनके पेट्स ठीक ना हो जाए, जबकि कुछ उनके साथ मरना चाहते हैं। ऐसे जज्बात अक्सर भले से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अचानक कैलन दिखाई देता है, ओजन से एक वादा करने की जिद करता है। इससे पहले कि हमारा प्रोटैगनिस्ट रिएक्ट कर पाता, सीन धुंधला हो जाता है और वो जाग जाता है। ये सब एक सपना था। सुबह हमारा हीरो पियो को ग्रीट करता है, जो तुरंत उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नोटिस करती है। वो मानती है कि वो भी रात भर जागती रही। पियो को लगता है कि वो लूमी उड़ने वाली मछली के बारे में चिंता कर रहा था, हालांकि वो इनकार करता है। वो सोचती है कि मछली की हालत शायद बुढ़ापे की वजह से नहीं, बल्कि माना की कमी की वजह से हो सकती है। वो याद करती है कि जब वो छोटी थी, उड़ने वाली मछलियों की चमक धीमी पड़ गई थी। जैसे जैसे दुनिया का माना घटने लगा था और जैसे जैसे हवा में माना कमजोर हुआ, मछलियों ने धीरे धीरे उड़ने की क्षमता खो दी। ओजन को एहसास होता है कि ये हालत उसकी अपनी दुनिया में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जैसी है। यहाँ का इकोसिस्टम भी उसी तरह कोलैप्स हो रहा है। उसे एल्व्स की वो बातें याद आती हैं कि वो इस दुनिया को बचाने के लिए बना है। सेलिना बातचीत में शामिल होती है, कंफर्म करती है कि समस्या सिर्फ उड़ने वाली मछलियों तक सीमित नहीं है। कई जानवर बीमार पड़ रहे हैं, जिसे अक्सर बुढ़ापा या अनजान बीमारी कहा जाता है। वो असल में माना खत्म होने की वजह से होता है। सबसे साफ सबूत, वो कहती है, मोनोकुरोज है, जो कभी एक शेर था। हमारा लड़का याद करता है कि सुंजा भी असल में एक शेर ही थी, और हालांकि वो अब बिल्ली के रूप में प्यारी लगती है, वो सोचता है कि उसका असली रूप कैसा रहा होगा। वो कल्पना करता है कि वो शेर होते हुए भी खुद को वैसे ही साफ कर रही होगी। हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक ख्याल आता है। वो पियो से पूछता है कि फ्लाइंग फिश के गार्डियंस को आमतौर पर कौन सी बीमारी होती है। वो याद करती है कि ये एक ऐसी हालत है जो हड्डियों को कमजोर करती है, जिससे आसानी से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। ओजन सेलिना से आमतौर पर दी जाने वाली दवाई के बारे में पूछता है। वो हड्डी जोड़ने के लिए ब्लूम रूट, दर्द से राहत के लिए ब्लड रूट और दूसरी सपोर्टिव वर्ब्स का नाम लेती है। जब वो साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछता है, सेलिना बताती है कि ब्लड रूट वक्त के साथ थकान और नसों को सुन्न कर देती है। हमारा हीरो तुरंत समझ जाता है कि यही समस्या है और उन असरों को खत्म करने वाली दवाई मांगता है। सेलिना जवाब देती है कि ऐसी दवाई मौजूद है, लेकिन वो असली असर को खत्म कर देती है। फिर भी हमारा लड़का उसे बनाने का तरीका जानने की जिद करता है। सेलिना अपने पीछे इशारा करती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि उसका मतलब मैंड्रे से है। जैसे ही वो पास जाता है, मैंड्रे गुस्सा दिखाता है। ओजन समझाता है कि उसे सिर्फ कुछ पत्ते चाहिए, लेकिन पौधा अचानक इतनी जोर से चिल्लाता है कि सब सलीना, पियो और हमारा हीरो अपने कान बंद कर लेते हैं। मैंड्रे रोने लगता है, जिससे वो परेशान हो जाता है। पियो सुझाव देती है कि शायद ये नेग्लेक्टेड महसूस कर रहा है, क्योंकि वो हाल ही में सुंजा पर ध्यान दे रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मानता है कि उसे पौधों के आसपास अजीब लगता है। पियो उसे सलाह देती है कि कम से कम उसे कोई नाम तो दे दे। जब वो हिचकिचाता है तो मैंड्रे और जोर से रोने लगता है। हार मानकर वो उसका नाम किम मैंडल रखता है।
है। तुरंत ही पौधा रोना बंद कर देता है और खुशी से नाचने लगता है। ओजिन 2 पत्ते लेता है, मन ही मन सोचते हुए कि इस दुनिया के पौधे और जानवर कितने अजीब तरह से अफेक्शनेट हैं। सेलिना चुपचाप ऑब्जर्व करती है, फिर उसका नेकलेस देखने के लिए मांगती है। वो उसकी जांच करती है, उसे कुछ भी अजीब नहीं मिलता। जब वो उसे पहनती है और सुंजा और मैंडल को सहलाने की कोशिश करती है तो दोनों गुस्से में रिएक्ट करते हैं। सेलिना नतीजा निकालती है कि नेकलेस का बॉन्ड सिर्फ ओजिन के लिए काम करता है। वो पूछती है कि वो इसकी ताकत कैसे एक्टिवेट करता है और वो समझाता है कि अपने ख्यालों को फोकस करने से उसके सीने में घुटन होती है जो फिर एनर्जी रिलीज करती है। सेलिना को एहसास होता है कि ये ताकत शायद उसके दिल से जुड़ी हो सकती है। ओजिन जोड़ता है कि नेकलेस को छूने से जीव उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं, जैसे कि वो खाने की उम्मीद कर रहे हों। संजा को उसका पसंदीदा चुरो स्नैक खिलाते वक्त सेलिना एनर्जी की चमक नोटिस करती है और अनुमान लगाती है कि हमारा लड़का अनजाने में जीवों को अपना माना खिला रहा है। ये ख्याल उसे डरा देता है। ऐसा कनेक्शन खतरनाक हो सकता है। इस दौरान पियो बताती है कि कुचले हुए पत्ते तैयार हैं और उसने उनसे एक पोशन बनाया है। वो पूछती है कि क्या उसे दूसरा बैच लाना चाहिए और हमारा हीरो हाँ कर देता है। सेलिना उसे खामोशी में देखती है, गहरी सोच में डूबी हुई कि ओजिन के बारे में सब कुछ, उसके आसपास की एनर्जी, जिस तरह से जिंदगी उसकी मौजूदगी पर रिएक्ट करती है वो साधारण से परे लगता है। पहली बार वो सोचने लगती है कि क्या वो सच में वही स्पिरिट ऑफ हीलिंग है जिसके बारे में लेजेंड्स बात करते थे। लुरेल की हवेली में वो दवा लेकर अपने पिता के कमरे में जाती है और उन्हें फर्श पर गिरा हुआ पाती है। वो उन्हें उठाने के लिए भागती है। जल्दी ही समझ जाती है कि उन्होंने खड़े होने की कोशिश की थी क्योंकि लूमी खिड़की के पास रहना चाहती थी। अपनी कमजोरी के बावजूद वो जिद करते हैं कि वो ठीक है। लुरेल चिंता करती है कि उनकी कमजोर हड्डियां ऐसी हरकतों को खतरनाक बनाती है, लेकिन वो बस जवाब देते हैं कि वैसे भी उनका वक्त कम ही बचा है। वो विरोध करती है, जिद करती है कि उनकी बीमारी अभी भी सुधर सकती है। फिर भी वो मानते हैं कि मौत सिर्फ बीमारी से नहीं बल्कि उम्मीद खोने से भी आती है। आंसू गिरने लगते हैं जब वो उनसे इस तरह बात न करने की भीख मांगती है, लेकिन वो मानते नहीं। उसी पल ओजिन सेलिना और पियो के साथ पहुंचता है और उसके ग्रुप के बाकी लोग इमोशनल सीन में दखल देते हुए वो निडरता से ऐलान करता है कि लोग बीमारी या किस्मत से नहीं मरते बल्कि गलत जानकारी, गलत दवाइयों, बुरी आदतों और सही देखभाल की कमी से मरते हैं। लूरियल और उसके पिता दोनों अचानक उनके आने से चौंक जाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना परिचय देता है और समझाता है कि लूमी के न उड़ पाने की वजह बुढ़ापा नहीं है बल्कि उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं जो उसके पिता ले रहे हैं। पिता कंफ्यूज हो जाते हैं, जिद करते हुए कि दवाई तो वो ले रहे हैं, लूमी नहीं। हमारा हीरो साफ करता है कि फ्लाइंग फिश में अभी भी उनकी एक्वेटिक ग्रूमिंग इंस्टिंक्ट्स बाकी हैं। वो उस खाने या उन लोगों को साफ करती हैं जिन्हें वो पसंद करती हैं। लूमी ने अपने पिता के बाल और दाढ़ी साफ करके कांटेक्ट के जरिए दवाई का रेजिड्यू सोख लिया। लूरियल याद करती है कि कैसे लूमी ने रातें अपने पिता के पास बिताई थीं, उनसे सटकर। बूढ़े आदमी को सच्चाई का एहसास होता है और वो बुदबुदाता है कि इससे समझ आता है कि उसकी दाढ़ी हमेशा इतनी चमकदार क्यों लगती थी। ओजिन इस बात की पुष्टि करता है और सिरिंजेस निकालता है जिसमें वो इलाज था जो उसने बनाया था। वो समझाता है कि मछली 1 या 2 दिन में अपनी एनर्जी वापस पा लेगी। पिता मजाक में कहते हैं कि वो सब कुछ शेव कर देंगे ताकि ये समस्या दोबारा ना हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट इलाज शुरू करता है, हर मछली को पकड़ता है जबकि पियो उन्हें रोकती है ताकि वो दवाई इंजेक्ट कर सके। खत्म होने पर वो नोट करता है कि ये एक फास्ट एक्टिंग ड्रग है। कुछ ही पलों में लूमी हिलने लगती है और अचानक हवा में उठ जाती है। हल्की सी चमकते हुए जैसे ही वो पिता की तरफ उड़ती है वो उसे घूरता है, एहसास करते हुए कि ये सपना नहीं है। एक एक करके बाकी मछलियाँ भी चमकने लगती हैं और ऊपर उठने लगती हैं। उनके शरीर से नरम नीली रोशनी निकल रही होती है। पूरा कमरा झिलमिलाती हुई रोशनी से भर जाता है जैसे ही मछलियाँ ऊपर घूमती हैं। लूरियल और उसके पिता हैरानी से देखते हैं। ये नजारा उसके पिता को उस दिन की याद दिलाता है जब उन्होंने उसकी माँ को प्रपोज किया था, उन्हीं चमकती मछलियों का इस्तेमाल करके जो बिल्कुल ऐसे ही आसमान में उड़ी थी। लूमी को पकड़े हुए वो भावुक हो जाते हैं। पियो चुपचाप ऑब्जर्व करती है, ये समझते हुए कि ये रिएक्शन ओजिन के खून और मैना के कांटेक्ट से आया है, और एहसास करती है कि वो साधारण नहीं है। सेलिना भी वही नतीजा निकालती है, सोचते हुए कि क्या वो सच में वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी में कहा गया था, स्पिरिट ऑफ हीलिंग। बाद में सेलिना कैलन से मिलती है इस पर चर्चा करने के लिए। कैलन मानता है कि सब कुछ भविष्यवाणी के साथ बिल्कुल सही मेल खाता है और दावा करता है कि मोनोकैरिस के साथ ओजिन का बॉन्ड पक्का सबूत है। सेलिना हमारे प्रोटैगनिस्ट को वो अंगूठी देने के उसके फैसले पर सवाल उठाती है जो उसकी नहीं है, लेकिन कैलन जिद करता है कि